एपिसोड 411-420। क्या सख्त आदमी है, तुम्हारा चेहरा इतना मोटा है कि इसे इतने समय तक रगड़ने के बाद भी मैं इस पर एक भी निशान नहीं लगा सका। अर्जुन चौहान ने सांस लेते हुए हांफा, जमीन पर गिर गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक आकाश निंजा है, उसकी शारीरिक लचीलापन वास्तव में असाधारण है। अर्जुन चौहान, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। ये किस तरह का अपमान है। ओकाडा काजुओ ने अर्जुन चौहान को नफरत से भरी आंखों से घूरा। अर्जुन चौहान की परमेश्वर तकनीक के नियंत्रण में उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया था, लगभग वास्तव में एक ऐसी स्थिति में जहां वह जैसा चाहता था वैसा न तो जी सकता था और न ही मर सकता था। तुम लोग हमेशा लड़ने और मारने के बारे में बात करते हो। अब हमें एक सौहार्दपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। हम लोगों को कैसे मार सकते हैं? इसके अलावा हत्या गैरकानूनी है और मैं एक कानून पालन करने वाला माननीय पार्टी सदस्य हूं। अर्जुन चौहान ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं बस तुम्हें अपमानित करना चाहता हूं। क्या तुम पागल हो हैं? तुम पूरी तरह से मजबूत हो। पुफ्त। अपने गुस्से को रोकने में असमर्थ ओकाडा काजुओ ने आखिरकार एक मुंह भर ताज़ा खून थूक दिया। हा, मुझे बस तुम्हारे चेहरे पर वह भाव पसंद है जब तुम मुझसे इतने परेशान हो लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन चौहान ने मजाक करना जारी रखा। बहुत क्रूर। ये यिन ने अपनी मुट्ठियां भींची। मैं अब उसे मारना चाहता हूँ। तुम यहाँ आओ। अर्जुन चौहान ने उस टैकेट्रॉन पर नजर डाली जो पास में एक गेंद में सिकुड़ गया था। तुम उसकी पीठ को रगड़ते रहो। मैं। टैकेट्रॉन ने हिम्मत नहीं की। हालांकि वह मंत्रिमंडल में एक उच्च पदस्थ अधिकारी था, उसकी स्थिति ओकाडा काजुओ की कहीं भी नहीं थी। अगर अर्जुन चौहान आज ओकाडा काजुओ को खत्म नहीं करता तो ओकाडा काजुओ निश्चित रूप से उसकी गर्दन को तोड़ देगा। देखना बंद करो, ये तुम हो। अर्जुन चौहान ने स्टील वूल पैड उसके हाथों में फेंक दिया। अगर तुम उसे नहीं रगड़ोगे तो मैं तुम्हें रगड़ूंगा। मैं। टैकेट्रॉन ने अर्जुन चौहान पर नजर डाली, फिर ओकाडा काजुओ पर। अगर उसे वास्तव में अर्जुन चौहान द्वारा रगड़ा गया, भले ही वह घातक न हो, फिर भी उसकी त्वचा की एक परत निकल जाएगी। श्री निंजा सम्राट, मुझे बहुत अफसोस है। एक कटा हुआ होंठ के साथ टैकेट्रॉन ने स्टील वूल पैड ले लिया और ओकाडा काजुओ को रगड़ना शुरू कर दिया। ये यिन, उन्हें जाने दो। हाँ, निंजाओं को घेरने वाली बर्फ पिघल गई, लेकिन उन्होंने चलने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि निंजा सम्राट को भी जांच में रखा गया था। वे क्या कर सकते थे? वे यहाँ तक कि अपने निंजा सम्राट को खतरे में डाल सकते थे। यहाँ एक लाइन बनाओ। अर्जुन चौहान ने आदेश दिया। 3-3 के समूह, उसे पीठ की मालिश दो। अर्जुन चौहान ने अपने बैग में खोजा और कई और स्टील वूल पैड बाहर निकाले। ये यिन की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। अर्जुन चौहान इतने सारे स्टील वूल पैड क्यों ले जा रहा था? वह कुछ भी नहीं जानता था और कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? अर्जुन चौहान ने उन्हें अचल देखा। अगर तुम रगड़ने नहीं आते तो मैं तुम्हारे निंजा सम्राट को कल एक रोमांस एक्शन मूवी की शूटिंग के लिए ले जाऊंगा और तुम में से हर एक को 10 लड़कों के रूप में भाग लेना होगा। वह बहुत क्रूर है, बिल्कुल गंदा और बेशर्म। ये यिन ने अपना सिर मोड़ लिया। दृश्य सहन करने के लिए बहुत सुंदर था। मैं 10 तक गिनूंगा। 10, 7, 2। क्या तुम्हारे गणित शिक्षक ने शारीरिक शिक्षा में प्रमुख किया था या क्या ये 10 तक गिनने का तुम्हारा विचार है? काले निंजा तुरंत सामने की ओर भागते हुए आए और एक व्यवस्थित लाइन बनाई। प्रभु निंजा सम्राट, हमें अफसोस है लेकिन यह आपके सम्मान के लिए है। पीठ की मालिश और मूवी कास्टिंग के बीच चुनें। निंजाओं ने सभी ने लाचार भाव प्रकट किए। निंजा सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका सिर एक 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ था, जिससे उसकी आंखों के कोनों से आंसू नहीं गिरे। इनमें से कई निंजा एक उच्च क्षेत्र के थे और उन्होंने कमजोर टैकेट्रॉन की तुलना में बहुत अधिक शक्ति के साथ रगड़ा। हिस। अर्जुन चौहान। ... 1 घंटे बाद निंजा सम्राट का शरीर चमकीला लाल था। लगभग सभी उसकी केशिकाएं टूट गई थीं और कई स्टील वूल पैड उसके खून से लाल हो गए थे। तुम्हारी काउजी तलवार कहाँ है? अर्जुन चौहान ने पूछा। निंजा सम्राट शांत रहा। ओह, ये यहाँ है। अर्जुन चौहान ने सामुराई तलवार को एक तरफ पड़े हुए देखा और आराम से उसे उठा लिया। ओह, यह एक तांग तलवार निकली। लगता है कि यह हमारे प्राचीन पूर्वजों की कारीगरी से है। अर्जुन चौहान ने तलवार को अपने हाथ में तौला। वास्तव में एक स्तर 4 का मार्शल कलाकृति। हालांकि इसका आकार अलग था, इसकी कारीगरी हुआशिया की 10 दिव्य तलवारों की लगभग समान थी। शायद ये भी उसके पूर्वजों की एक मास्टरपीस थी। तुम्हें देखो, मैंने बस कुछ मांस काटने के लिए एक चाकू उधार लेने के लिए कहा और तुम्हें इसे इस असंभाव्य हद तक बढ़ाना पड़ा। अगर तुमने इसे बस मुझे उधार दिया होता तो क्या ये सब मुसीबत से बचा नहीं जा सकता था? धुनाई क्यों मिली? अर्जुन चौहान ने अपना हाथ ये यिन के कंधे पर रखा। चलो चलते हैं। मेरे मेमने की चॉप अब तक ठंडी हो गई होगी, मुझे उन्हें फिर से गर्म करना होगा। मुझे विदा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आशा है कि मुझे फिर से ऐसी खराब जगह पर नहीं आना पड़ेगा और उम्मीद है तुम मुझे फिर से एक और कारण नहीं दोगे
अर्जुन चौहान ने उपहास किया, अगर अगली बार होती है तो यह आधार शायद अस्तित्व में नहीं रहेगा। टैकेट्रॉन के काले निंजा मुख्यालय को नष्ट करना, दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली संगठन भी ऐसा एक दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अर्जुन चौहान ने किया। एक साधारण आधार को नष्ट करना उसके लिए एक सुअर बड़ा तोड़ने से इतना अलग नहीं था। मेरी पढ़ाई में व्यस्त, अलविदा। अर्जुन चौहान और ये यिन उसी जगह से गायब हो गए जैसे वे पहुंचे थे। ... निंजा सम्राट। जैसे ही अर्जुन चौहान चला गया, सभी निंजा उसके चारों ओर जुट गए। हम निंजा सम्राट से अपने पापों को माफ करने की भीख मांगते हैं। हमने इसे निंजा सम्राट की पवित्रता के लिए किया। हाँ निंजा सम्राट, तुम्हारे प्रति हमारी वफादारी सदियों से अपरिवर्तित है। निंजा सम्राट, बस शब्द कहें और हम अभी अर्जुन चौहान को ढूंढने जाएंगे। उसे ढूंढो, अपने खुद के सिर ढूंढो। निंजा सम्राट ने जोर से श्राप दिया। वफादारी? मैंने देखा कि तुम लोग अभी अभी कितनी खुशी से गड़बड़ी कर रहे थे। क्या वह तुम थे अभी? एक दो के तरीके में नारे लगा रहे थे, नहीं थे? और तुम कहाँ रगड़ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि पीछे का हिस्सा सबसे कमजोर है? ... अर्जुन चौहान, एक दिन मैं तुम्हें एक दर्दनाक कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। ... आछी। घर वापस आने के ठीक बाद अर्जुन चौहान ने जोर से छींका, यार क्या मुझे अपने इस शरीर के साथ सर्दी लग सकती है? यह जरूर उस कछुए के बेटे का मेरे पीछे श्राप है। ये यिन, वापस जाओ और उसे 2 थप्पड़ मारो। हाँ श्री अर्जुन... तुम वापस कैसे आ गए? क्या तुमने पहले ही काओजी तलवार नहीं ले ली थी? जैसे ही उन्होंने ये यिन को दिखाई दिया, हर कोई एक बार फिर डर से घिर गया था। श्री अर्जुन का उनके पीछे अपमान करने के लिए 1 थप्पड़ योग्य है। मैंने नहीं किया, इसलिए तुम 1 थप्पड़ के योग्य हो। तुम कहाँ थे? अर्जुन चौहान के रूममेट सोफे पर लोंग रहे थे, अपने दांत साफ कर रहे थे। एक तलवार लेने गया था। अर्जुन चौहान ने अपने हाथ में काओजी तलवार को उठाया। क्या तुम लोग पुनर्जन्म लेने वाले भूखे भूत हो? तुमने पहले ही खाना खत्म कर लिया है। अरे चिंता मत करो, हमने तुम्हारे लिए एक और हिस्सा ऑर्डर किया है। ये और पसंद है? अर्जुन चौहान ने संतुष्टि में सिर हिलाया। क्या ये टैकेट्रॉन का राष्ट्रीय खजाना काओजी तलवार है? मैंने सोचा था कि यह एक तलवार थी। यह एक सामुराई तलवार निकली है ना? मूर्ख, ये स्पष्ट रूप से एक तांग तलवार है। क्या ये चीज़ तेज है? हम बस काटकर बाद में देखेंगे। यह आ गई है, दूसरी पूरी भुनी हुई भीड़ यहाँ है। यार ये वास्तव में तेज है, लोहे को मिट्टी की तरह काटता है। हम कल इसके साथ कुछ सैलमन काट कर देखेंगे। ... एक और दौर के लिए खिलाने के बाद अर्जुन चौहान और उसके दोस्त पूरे और संतुष्ट सोफे पर डकार लेते हुए लेट गए। श्री अर्जुन, अगर कुछ और नहीं है तो मैं पहले नीचे चला जाऊंगा। हमारे पास कल यात्रा करने की योजनाएं हैं, तो आपको जल्दी आराम करना चाहिए। नोकी किमुरा ने सोचा, इस पागल जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर जाना चाहता था। उम्मीद कर रहा था कि यह सब होने के बाद वे अंततः आराम करेंगे। आराम? मैं अपना गधा आराम करूंगा। अगर चांद नहीं सोता तो मैं भी नहीं सोता। क्या तुम गंजे बच्चे हो? भाड़ में जाओ। अर्जुन चौहान ने अविनाश पर श्राप दिया। ये सिर्फ ये समय है और तुम पहले ही आराम कर रहे हो। क्या उनके पास टैकेट्रॉन में रात्रिकालीन जीवन नहीं है? श्री अर्जुन, क्या आप सोच रहे हैं? मैं बस पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ देर रात की गतिविधियां हैं? देर रात की गतिविधियां? नोकी किमुरा ने पुष्टि की। आप उस तरह की देर रात की गतिविधि के बारे में बात कर रहे हैं? और किस तरह की है? अर्जुन चौहान ने उसे घूरा। ओह, मुझे समझ में आया। नोकी किमुरा को अचानक समझ में आया कि अर्जुन चौहान का क्या मतलब था। मुझे पता है कि हुआशिया में एक पुरानी कहावत है, एक युवक जो छिछोरा नहीं है वह एक व्यर्थ युवक है। श्री अर्जुन वास्तव में एक जुनून का आदमी है। तुम्हें समझ में आया? अर्जुन चौहान ने एक गंदी मुस्कान दिखाई। समझ में आया, हमने पहले ही श्री अर्जुन के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। मैं अब व्यवस्था करने जाऊंगा। जाओ, जल्दी करो। अर्जुन चौहान ने अपना हाथ हिलाया। बस एक पल श्री अर्जुन, हमारी व्यवस्थाएं आपको निश्चित रूप से संतुष्ट करेंगी। नोकी किमुरा तेजी से भाग गया, जल्दी में विल्ला को छोड़ दिया। ... लानत है, ये जगह बड़ी नहीं है, लेकिन उनके पास यहाँ तक की देर रात की गतिविधियां हैं। ये सही है, जगह काफ़ी वैध लगती है। आश्चर्य है कि क्या उनके पास फ्रेंच वाली हैं। जैसा कि वे बोले, अविनाश और अन्य लोगों ने अपने कपड़े और पैंट उतारना शुरू कर दिया। एक पल रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? इतनी जल्दी स्नान के लिए जा रहे हो? भले ही तुम लोग करीब हो, तुम्हें एक साथ स्नान करने की ज़रूरत नहीं है ना? अर्जुन चौहान ने उन्हें घृणा के साथ देखा। क्या तुमने नहीं कहा कि देर रात की गतिविधियां थीं? मैं बस तैयार हो रहा हूँ। हा, मुझे आश्चर्य है कि कौन से शिक्षक वहाँ होंगे। मुझे युकी नोजोमी शिक्षक को देखने की आशा है। मुझे अयामी शिक्षक पसंद है, तो इतानो शिक्षक मेरा है। तुम क्या सोच रहे हो?
अर्जुन चौहान ने उनमें से हर एक को लात मारी। क्या तुम सोचते हो कि मैं, अर्जुन चौहान, उस तरह का व्यक्ति हूँ? चालाक, बेशर्म, घटिया और नीच। हाँ, और क्या तुम्हें पूछने की भी जरूरत है? उन तीनों ने अपने बट को रगड़ते हुए खड़े हो गए, दुखी दिख रहे थे। लानत है, अर्जुन चौहान ने श्राप दिया, हम यहाँ यात्रा करने के लिए हैं, कुछ खुश अंत वाली मालिश के लिए नहीं। देर रात की गतिविधियां जिनका मेरा मतलब था वे वैध थीं, जैसे ताश, भेड़िया, केटीवी, क्लबिंग और इस तरह की। तुम क्या सोच रहे थे? तीनों शर्मा गए, फिर बेशर्मी से जवाब दिया, हम क्लबिंग के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हमारे कपड़ों के बिना कूदना थोड़ा अधिक आरामदायक नहीं है? बिल्कुल, कपड़े पहनने से मेरे प्रदर्शन में बस बाधा आती है। लानत है, ये कौन सा महीना है? टैकेट्रॉन, इतनी भीड़ कैसे हो सकती है? ... जिस तरह से तुम लोग इतनी निपुणता से अपनी पैंट गिराते हो वह मेरा दिल तोड़ देता है, अर्जुन चौहान ने घृणा के एक नज़र के साथ कहा। मुझे यकीन है कि तुम्हारा एक इतिहास है। सबूत के बिना बकवास मत करो, उन्होंने विरोध किया। बिल्कुल, इतने समय के बाद क्या तुम हमें समझते नहीं हो? हम पूरे समय लड़के रहे हैं। सही है, अर्जुन चौहान, अगर तुम हमें इस तरह से गलत समझते हो तो हम दोस्त नहीं हो सकते। ओह, तो चलो दोस्त ना हो। मुझे मेरी कंपनी वापस दो और तुम टैकेट्रॉन में अपने लिए मुकाबला कर सकते हो। नहीं पिताजी, हमारी गलती। हम नीच, चालाक और बेशर्म हैं। ... श्री अर्जुन, जिन रात्रिकालीन गतिविधियों के लिए आपने पूछा था वे यहाँ हैं। इस पल में नोकी किमुरा वापस आ गया, उत्साह से भरपूर। उसके बाद कई सुंदरियां थीं। पवित्र गोबर, 10 रुपये वाली लड़कियां। पवित्र गोबर, यूई अरागा की। पवित्र गोबर, कुडोक्यो का। ये युकी नोजोमी है। अर्जुन चौहान और अन्य ने तुरंत उनके सामने 4 महिलाओं को पहचान लिया। वे सभी टैकेट्रॉन की प्रसिद्ध अभिनेत्रियां थीं, वैध तरह की। उनमें से कुछ तो हुआशिया में भी बहुत लोकप्रिय थीं। अभिनेत्रियों के चेहरों पर तनावपूर्ण मुस्कानें थीं। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वे एक दिन खिलौने के रूप में इलाज की जाएंगी और किसी अन्य आदमी के दरवाजे पर भेजी जाएंगी। कुछ दिनों पहले उन सभी को अपनी प्रतिभा एजेंसियों से एक तत्काल सूचना मिली थी और आश्चर्यजनक रूप से आदेश सीधे मंत्रिमंडल से आए थे। टैकेट्रॉन में आइडल्स की स्थिति बहुत कम है। कुछ छोटे सेलिब्रिटी यहाँ तक कि सार्वजनिक में प्रशंसकों से अशोभनीयता का सामना कर सकते हैं और यहाँ तक कि इस सूची की अभिनेत्रियों को भी बस थोड़ा बेहतर संरक्षित किया जाता है। उनकी एजेंसियों ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया। अगर आने वाले दिनों में एक हुआशियाई युवक को अपने शरीरों से खुश करने की आवश्यकता हो तो उन्हें बिना शर्त पालन करना होगा, अन्यथा न केवल उनकी खुद की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी बल्कि उनके परिवारों को भी भयानक परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। ये रणनीति लगभग समान थी कि क्योंकि देश के राजनेताओं ने लिसा और अन्य लोगों को कैसे धमकी दी थी जब अर्जुन चौहान वहां था। उनके पास अखंडता थी, वे अधीन होने के बजाय मरना पसंद करेंगे, लेकिन उनके परिवार उनकी कमजोरियां थे। ऐसी धमकियों का सामना करने पर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। श्री अर्जुन, आपको इन महिलाओं को पहचानना चाहिए। वे टैकेट्रॉन में सबसे प्रसिद्ध सितारों में से कुछ हैं। वे टैकेट्रॉन में रहने के दौरान इन लंबी रातों में आपके साथ रहने के लिए बहुत इच्छुक होंगी। नोकी किमुरा ने एक मुस्कान के साथ कहा, अभिनेत्रियों को इंसानों के रूप में नहीं बल्कि वस्तुओं के रूप में इलाज करते हुए। तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? नोकी किमुरा ने धमकी दी। कांपते हुए 4 अभिनेत्रियों ने फिर अर्जुन चौहान और उसके गिरोह की ओर भारी कदम उठाए। 8 लोग, ताश की 2 टेबलों के लिए बस पर्याप्त। अर्जुन चौहान ने नरमी से कहा, हम कैसे बंटवारा करेंगे? मैं और अविनाश, तुम और युले, मुझे 10 रुपये वाली लड़की और कुडोक्यो का चाहिए। ठीक है, बाकी 2 हमारी हैं। ईमानदारी से, क्या हम ऐसा करके बहुत नीरस नहीं हो रहे हैं? क्या तुम इसके बजाय एक जानवर बनना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हारी देवियों को मुखबिरी नहीं करूंगा? अर्जुन चौहान ने धमकी दी। कुछ चीज़ें थीं जो वह कर सकता था और कुछ चीज़ें जो वह नहीं कर सकता था, यह उसका खुद का नैतिक कोड था। वह ओकाडा काजुओ और अन्य को दंड के बिना अपमानित कर सकता था क्योंकि हर्षित जय, यान और अन्य दूसरी श्रेणी के व्यक्तियों का हुआशिया में घुसपैठ में उनकी सभी छायाएं थीं। वह टैकेट्रॉन के राजनेताओं के समूह को सख्ती से ब्लैकमेल और परेशान कर सकता था। ये वह कीमत थी जो वे चुकाने के योग्य थे। लेकिन ये लड़कियां मासूम थीं। हम कुछ भी अनुचित करने की योजना नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल, हमने बस ताश या भेड़िया खेलने के बारे में सोचा। ये तुम हो जो गंदा सोच रहे हो। तीनों लड़कों के क्रश सभी अर्जुन चौहान को ज्ञात थे। इस धमकी के साथ वे तुरंत मौके पर हार मान गए। ... श्री अर्जुन, कृपया अपने आराम पर अपना भोजन का आनंद लें, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। नोकी किमुरा एक चालाक अभिव्यक्ति के साथ वापस चला गया और जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कई आश्चर्यचकित चेहरे दिखाई दिए। वह अर्जुन चौहान की हाई स्कूल की डेस्कमेट शिरीन झान से किसी की तरह एक तेज जबान वाली एक लड़की थी और अर्जुन चौहान ने अपनी खुद की आधी काटने वाली बुद्धि उससे सीखी थी। उसके साथ कई अन्य लड़के और लड़कियां भी थे। सभी हाई स्कूल में अर्जुन चौहान की डेस्क के चारों ओर से थे।
यहाँ तक कि कॉलेज जाने के बाद भी वे अभी भी गर्मी और सर्दियों की छुट्टियों के दौरान भोजन के लिए एकत्र होते थे जब वे घर पर होते थे, एक रिश्ता जो इन रूममेटों के बाद दूसरे नंबर पर था। उन महिला सितारों को देखकर शिरीन ने तुरंत एक घृणित नज़र दी। ओह अर्जुन चौहान, मैं समझती हूँ कि तुमने इतने सारे सहपाठियों को कमरे में क्यों लटकाया, ताकि तुम खुद कुछ अयोग्य गैर बच्चों के लिए उपयुक्त गतिविधियों में संलग्न हो सको। यो यो यो, तस्क तस्क तस्क। बाकी भीड़ भी उत्साहित दिखने लगी। सब लोग जल्दी आओ, अर्जुन चौहान के पास कुछ रसदार चल रहा है। शिरीन ने बाहर चिल्लाया। रसदार? मुझे पसंद है। सामने की पंक्ति। लानत है, मेरा DSLR कहाँ है? लाइव स्ट्रीमिंग। कौन सा शिक्षक दिखाई दिया? मैं भी इसे जांचना चाहता हूँ। 2 मिनट से भी कम समय में लगभग हर कोई विल्ला के बाहर एकत्र हो गया था जहां अर्जुन चौहान ठहरा हुआ था। उन सभी ने अजीब अभिव्यक्तियों के साथ अर्जुन चौहान और अन्य 3 को देखा। मैं समझा सकता हूँ। अर्जुन चौहान और अन्य ने अपनी निर्दोषता को साबित करने के लिए जल्दी से कीबोर्ड से अपने हाथ हटा लिए। तुम्हें खुद को समझाने के लिए 1 मिनट है और हर शब्द जो तुम अब कहते हो वह तुम्हारी प्रेमिका के सामने सबूत बन जाएगा। शिरीन ने अपना फ़ोन कैमरा अर्जुन चौहान पर लगाया। मैं कहता हूं कि मैंने उन्हें ताश और भेड़िया खेलने के लिए बुलाया। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? पुशिश, क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी को बेवकूफ़ बना रहे हो? मैं इस पर विश्वास करता हूं। चालाक बूढ़ा आदमी कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। शिरीन ने एक शैतानी मुस्कान दिखाई। इतने समय तक अर्जुन चौहान की डेस्कमेट रहने के बाद वह उसके चरित्र को अपने हाथ की पीठ की तरह जानती थी। अर्जुन चौहान कौन था? एक सुप्रसिद्ध समर्पित कुत्ता, प्यार में पागल, जब रोमांस की बात आती थी तो पूरा ध्यान देता था। भले ही उसके पास 10 गुना हिम्मत हो, वह लाइन से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। उसका पहले का स्पष्टीकरण दूर की कौड़ी लग रहा था, लेकिन ये बिल्कुल सच था। वह वास्तव में कुछ ऐसा नीरस कर सकता था, लेकिन वह बस उसे चिढ़ाना चाहती थी। कोई बात नहीं, तुम्हें आज हमारे मुंह को बंद रखने का एक तरीका ढूंढना होगा, और बस शांत करने के पैसे काफ़ी नहीं हैं। शिरीन ने घोषणा की। तो तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन चौहान ने वापस लौटाया। तुम लोगों को सुंदरियां ढूंढने की अनुमति है, तो हम लड़कियां सुंदर लड़कों के पीछे क्यों नहीं जा सकती? हाँ, सही है। क्या हम लड़कियां योग्य नहीं हैं? उसके साथ सभी लड़कियां भड़क गईं। मैं चाहती हूं कि फुरुकावा युकी मेरे साथ एक नाटक देखे। मुझे भी मसाकी सुधा से एक मालिश चाहिए। मैं चाहती हूं कि तोमोहिसा यमाशिता मेरे साथ कराओके गाए। ... अरे अरे अरे, क्या तुमने सिर्फ एक मालिश के बारे में नहीं कहा था? यह टपकना क्यों? बस गाओ। अगर तुम गाने जा रहे हो, तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो? वाह बहन, तुम बहुत नटखट हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। क्या तुम हमें इन लोगों को ढूंढने में मदद कर सकते हो? अर्जुन चौहान ने नोकी किमुरा को एक फॉर्म सौंपा जिसमें टैकेट्रॉन के सैकड़ों प्रसिद्ध पुरुष और महिला अभिनेताओं और गायकों के नाम थे। बेशक कुछ विशेष अनुरोध भी थे जिसमें कई शिक्षकों को शामिल किया गया था। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध महिला शिक्षकों और प्रसिद्ध श्री काटो, श्री शिमिजू और इसी तरह के बीच। बेशक हर कोई मुख्य रूप से दुनिया को देखना चाहता था। आखिरकार वे सम्मानजनक लोग थे। सुरक्षा के लिए कुत्ते का सिर। यह सूची को पकड़कर नोकी किमुरा के हाथ अनियंत्रित रूप से कांप गए। अर्जुन चौहान ने सोचा कि उनका देश क्या था। क्या ये काफ़ी नहीं था कि वे खाते और अच्छी तरह से रहते थे? अब वे यहाँ तक कि महिलाओं और पुरुषों को चाहना शुरू कर दिया था। अगर तुम 1 या 2 चाहते थे तो यह समझने योग्य होगा क्योंकि वे उसके लिए तैयार थे, लेकिन अब वह सैकड़ों चाहता था। क्या ये किसी तरह का थौक था? यह एक प्राचीन हुआशियाई वेश्यालय या एक जिगोलो क्लब नहीं था। वे एक वैध देश थे। क्या उन्हें थोड़ा बुनियादी सम्मान मिल सकता था? चिंता मत करो, हम कुछ भी अनुचित नहीं करेंगे। हम सम्मानजनक लोग हैं, बस उन्हें हमारी संगत रखने के लिए कह रहे हैं। तुम्हारी संगत रखो। नोकी किमुरा हुआशिया की शर्तों में संगत रखो का अर्थ जानता था, खाने पीने और उस अन्य चीज़ के साथ। वह समझ सकता था कि अगर उन पुरुष छात्रों को ऐसी सेवाओं की आवश्यकता थी, लेकिन अर्जुन चौहान की महिला दोस्तों को उनकी ज़रूरत क्यों थी? क्या ये वास्तव में सम्मानजनक लोग हैं? क्या उन्हें सम्मानजनक लोग क्या हैं, इसके बारे में कुछ गलतफहमी है? टैकेट्रॉन पहले से ही एक काफ़ी खुला देश था, जब से हुआशिया ने इस संबंध में उन्हें पार किया था। हाँ, हमारी संगत रखो, गाने गाने, ताश खेलने और बोर्ड गेम खेलने के लिए। इसमें क्या गलत है? तुम लोग सभी नीरस लोगों का एक समूह होना चाहिए, है ना? नोकी किमुरा खुद से श्राप दिए बिना नहीं रह सका। इतने सारे सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं के साथ यहाँ वे बस गाने गाना, ताश खेलना और खेल खेलना चाहते थे। कुछ और घोटाला करना आकर्षक नहीं है, श्री अर्जुन, लेकिन ये लोग सभी राजधानी शहर में नहीं हो सकते हैं। ये बहुत सुविधाजनक नहीं हो सकता है, नोकी किमुरा ने कठिनाई के साथ समझाया। इसके अलावा कई कलाकारों के पास अनुबंध होते हैं और कई कार्यक्रम या कुछ और रिकॉर्ड करने में व्यस्त हो सकते हैं। उनसे यहाँ आने के लिए अपना काम छोड़ने के लिए कहना थोड़ा
तो तुम्हारा मतलब है कि हम योग्य नहीं हैं? अर्जुन चौहान ने ठंडे रूप से कहा। नहीं 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 श्री अर्जुन, मेरा निश्चित रूप से वह मतलब नहीं था। नोकी किमुरा को अभी अभी युकी फुरुकावा से जानकारी मिली थी। पूरा काले निंजा मुख्यालय अब अराजकता में था, जिसमें निंजा सम्राट एक धनी महिला की खुशी की गेंद से गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब सभी काले निंजा पूरी तरह से अव्यवस्था में थे। इस पल में किसने अर्जुन चौहान पर नजर डालने की हिम्मत की? किसके पास योग्यताएं थीं? ये सिर्फ कुछ अनुबंध हैं, उन्हें समाप्त किया जा सकता है, अर्जुन चौहान ने कहा। क्या तुम्हें समाप्ति शुल्क को कवर करने के लिए मुझे आवश्यकता है? नहीं नहीं नहीं, यह एक छोटा मामला है, बेशक हम इसे संभालेंगे। नोकी किमुरा के दिल ने गरीबी के आंसू बहाए। आज उन्हें जो आर्थिक नुकसान हुए वे शायद पहले से ही पर्याप्त थे, और समाप्ति शुल्क का ये दौर खगोलीय होने की संभावना थी। और ये सभी खर्च उनके मंत्रिमंडल से आएंगे। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें लेने के लिए कुछ निजी विमान प्रदान करूं? अर्जुन चौहान ने जारी रखा। ये छोटे मामले हैं जब तक श्री अर्जुन संतुष्ट हैं, नोकी किमुरा ने जल्दी से कहा। तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा श्री किमुरा, अर्जुन चौहान ने कहा। चलो भाइयों और बहनों, हम विल्ला जिले में केंद्रीय हवेली में जा रहे हैं। आज रात हर किसी को घर को हिला देना चाहिए। ... अर्जुन चौहान के अनुरोधों को अनदेखा नहीं किया जा सका। मंत्रिमंडल संसाधनों से सूचनाओं के साथ उन प्रतिभा एजेंसियों ने दंड के बारे में कुछ भी उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। कौन मंत्रिमंडल से पैसे की मांग करने की हिम्मत करेगा? वे अपनी नौकरी भी छोड़ सकते थे। उन पुरुष सेलिब्रिटी ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि उन्हें एक दिन हुआशिया की महिला छात्रों के एक समूह द्वारा बुलाया जाएगा। ये बिल्कुल हास्यास्पद था। 1 घंटे बाद पहला समूह विल्ला जिले में चलाया गया। वो युकी फुरुकावा, मेरे पति। अपनी तलवारें खींचो बहनों, यह मेरे पति हैं। इतने सुंदर, मैंने अपना मन बदल दिया है। मैं बस उनके साथ गाना नहीं चाहती। बहन, क्या तुम्हें समूह गतिविधियों से कोई आपत्ति है? मुझे भी शामिल करो, मैं भी साइन अप कर रही हूँ। क्या? सेलिब्रिटी जिसे युकी फुरुकावा कहा गया था मौके पर स्तंभित हो गया। क्या वह एक रेशम की गुफा में चला गया था? उन हुआशियाई लड़कियों की आंखें ऐसी क्यों लग रही थीं जैसे वे उसे जिंदा निगल जाना चाहती हों। श्री काटो, मैं आपकी एक प्रशंसक हूँ, क्या आप मुझे अपनी अद्वितीय कौशल सिखा सकते हैं? चिंता मत करो, मैं इसका उपयोग सिर्फ अपनी नाक को साफ करने के लिए करूंगी। सुंदर लड़का, तुम मुस्कुराते क्यों नहीं हो? हमें कामेन राइडर का एक परिवर्तन दिखाओ। क्या मैं तुम्हारे साथ एक क्लोज अप फोटो ले सकता हूँ? वाह वाह वाह, क्या मैं तुम्हारी छाती की मांसपेशियों को छू सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारी आदम की सेब को छू सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारी... मिस, कृपया शांत हो जाओ। मुझे संदेह है कि तुम सभी किसी तरह का खेल खेल रहे हो, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये किस बारे में शोर है? कोई यहाँ गाड़ी चला रहा है, पहिया पहले ही मेरे चेहरे पर लुढ़क गया है। अर्जुन चौहान, तुम सभी किस तरह के राक्षस हो? ... एक रात के उत्साह के बाद हर कोई हवेली में फैला हुआ था, सो रहा था। ऐसे लापरवाह दिन हर किसी के लिए एक सपने की तरह थे। लानत है, तुम कौन हो? तुम्हारा हाथ कहाँ है? अरे, अपना सिर मेरे बट के खिलाफ मत दबाओ। हर कोई धीरे धीरे नींद से जाग गया और दृश्य फिर से अराजक था। शोर के बाद हर कोई धोने के लिए अपने कमरों में वापस गया। आज अर्जुन चौहान ने समुद्र में मछली पकड़ने जाने की योजना बनाई। टैकेट्रॉन एक प्रमुख मछली पकड़ने वाला राष्ट्र है, जहां मछली पकड़ना एक बहुत अनुष्ठानिक गतिविधि है और तुम सुंदर समुद्री दृश्यों का भी आनंद ले सकते हो और समुद्र में खेल सकते हो। 20 से अधिक लोगों ने अर्जुन चौहान की टीम में शामिल हो गए। नोकी किमुरा की व्यवस्था के तहत वे सबसे नज़दीकी बंदरगाह पर पहुंचे, जिसे कहा जाता था कि वह न केवल मत्स्य संसाधनों में समृद्ध था बल्कि लहरों पर सर्फिंग करने वाले डॉल्फिनों के दृश्यों की भी पेशकश करता था। श्री अर्जुन, हमने आपके लिए सभी मछली पकड़ने के गियर की व्यवस्था की है। आज मौसम बहुत अच्छा है और हमने आपके लिए सनस्क्रीन उपकरण भी तैयार किए हैं। अर्जुन चौहान की परेशानी को जानते हुए नोकी किमुरा ने इस बार बहुत पूरी तरह से तैयारी की। आत्मविश्वास था कि अर्जुन चौहान कोई भी दोष नहीं ढूंढ सकता। ये छड़ी खराब नहीं है। अर्जुन चौहान, हालांकि वह मछली पकड़ने वाली छड़ियों को नहीं समझता था, इसे 2 बार मोड़ता था। ये लचीला था। हालांकि उसने कभी मछली नहीं पकड़ी थी, पेशेवर अभिनय करना अभी भी महत्वपूर्ण था। बेशक, नोकी किमुरा ने उत्साहपूर्वक कहा, ये टैकेट्रॉन की सबसे अच्छी कंपनी से सबसे अच्छा सीमित संस्करण छड़ी है, जिसकी कीमत एक साधारण स्पोर्ट्स कार से कम नहीं है। सभी चारा जो हमने तैयार किया है वह भी शीर्ष श्रेणी का है, यहाँ तक कि लोगों के खाने से भी बेहतर। खराब नहीं, श्री किमुरा विचारशील हैं। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। लानत है, वह एक भी दोष नहीं ढूंढ सका और इससे वह परेशान हो गया। श्री अर्जुन, नाव यहाँ है। नोकी किमुरा ने 3 याच की ओर इशारा किया जो तेजी से पहुंच रहे थे। प्रत्येक याच, जिसकी कीमत 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक थी, टैकेट्रॉन में कई सबसे धनी लोगों से उधार ली गई थी।
याच 30 मीटर से अधिक लंबे जिसमें उच्च हवा और लहर प्रतिरोध स्तर थे, वास्तव में काफी उच्च स्तर के थे। क्या ये वह है? अर्जुन चौहान ने याच की ओर इशारा किया। क्या ये वह है? नौकी ने अर्जुन चौहान के शब्दों को दोहराया। क्या ऐसी याच काफी नहीं थी? यह उस तरह का उपकरण था जिसका टैकेट्रॉन के सबसे धनी लोग मछली पकड़ने की यात्राओं के लिए उपयोग करते थे। क्या अर्जुन चौहान अभी भी असंतुष्ट था? श्री किमुरा, क्या आप हमारी मछली पकड़ने की यात्रा के लिए इस तरह की चीज की व्यवस्था करते हैं? श्री अर्जुन, ये सबसे अच्छी याच है जो हम ढूंढ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अर्जुन चौहान ने कहा, तुम जानते हो कि मैं बहुत अमीर हूं, और कई लोग मुझे अपहरण करने और फिर एक फिरौती की मांग करने के बारे में सोचते हैं, तो क्या होगा अगर हम समुद्री लुटेरों का सामना करते हैं? श्री अर्जुन, निश्चिंत रहें, ये हमारे टैकेट्रॉन के पानी हैं, यहाँ समुद्री लुटेरों का सामना करना असंभव है। मैं सिर्फ एक मामले में कह रहा हूँ। अर्जुन चौहान ने कहा, क्या होगा अगर मेरे दोस्त और मैं मुसीबत में भाग जाते हैं, क्या तुम जिम्मेदार हो सकते हो? क्या होगा अगर हम कुछ बड़े मछलियों जैसे व्हेल या शार्क का सामना करते हैं, तुम्हारी याच उसे सहन नहीं कर सकती, है ना? नौकी किमुरा जानता था कि अर्जुन चौहान फिर से मांगों को जोरदार रूप से उठा रहा था। लानत है, तुम जो अंगरक्षक लाए हो उन्होंने बस हमारे निंजा सम्राट को पीटा। तुम काले निंजा के मुख्यालय के चारों ओर घूमते हो जैसे कि यह एक पार्क में टहलना हो। अब तुम मुझे बताते हो कि तुम खतरे से डरते हो। तो श्री अर्जुन का मतलब, बस सुरक्षित रहने के लिए मेरे लिए एक विमान वाहक की व्यवस्था करो। क्या तुम्हें वास्तव में मछली पकड़ने के लिए तुम्हारा स्कॉट करने के लिए एक विमान वाहक की जरूरत है? तुम बस आकाश में क्यों नहीं जाते और सूर्य को कंधा देते हो? नौकी किमुरा ने सोचा कि अर्जुन चौहान का कल का अनुरोध पहले ही बहुत अधिक था, लेकिन आज का और भी अधिक अनोखा था। एक विमान वाहक, एक राष्ट्र का रणनीतिक उपकरण, और तुम सोचते हो कि तुम बस मान पर उसे बुला सकते हो। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। अगर इसकी बात बाहर निकल गई तो टैकेट्रॉन दुनिया का हंसी का पात्र बन जाएगा। इसके अलावा टैकेट्रॉन का विमान वाहक तैनाती का महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व है। अगर इसे वापस लिया गया तो कई पड़ोसी देश विचार करना शुरू कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय स्थिरता के लिए हानिकारक हो सकता है। श्री अर्जुन, क्या आपका अनुरोध थोड़ा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अत्यधिक हो रहा हूं? अर्जुन चौहान ने एक भौं उठाया, तुम अभी तक नहीं जानते। मेरे परिवार के पास एक निजी विमान वाहक है। मैं जब समुद्र में बाहर जाता हूं तो इसके द्वारा यात्रा करता हूं। क्या मछली पकड़ने के दौरान मेरी रक्षा के लिए एक मांग करना बहुत अधिक है? अर्जुन चौहान ने तुरंत अपना फोन बाहर निकाला और एक वीडियो चलाया। वीडियो ने स्पष्ट रूप से अर्जुन चौहान की सूर्य साधक निजी याच को दिखाया जो एक द्वीप की तरह संशोधित थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि इसे एक विमान वाहक से परिवर्तित किया गया था। उसके पास वास्तव में एक निजी विमान वाहक है। जब तुम इसके बारे में सोचते हो, उसके पास मूल रूप से एक विमान वाहक था। उसके साथ रहने के लिए एक की मांग करना बहुत अनुचित नहीं लगता। मैंने इसे अमेरिका से खरीदा, ये परमाणु संचालित है, प्रभावशाली है ना? अर्जुन चौहान ने शेखी बघारी। प्रभावशाली, प्रभावशाली। नौकी किमुरा केवल सिर हिला सकता था। ये सिर्फ रूपक रूप से प्रभावशाली नहीं था, ये वास्तव में अद्भुत था। अगर तुम नहीं चाहते तो ये ठीक है, मैं बस अपना खुद का वाहक लाऊंगा। हालांकि यह एक विमान वाहक है, इसमें कोई हथियार नहीं है, इसलिए ये तुम्हारे देश को प्रभावित नहीं करना चाहिए, है ना? अर्जुन चौहान ने कहा, चाहे वह लड़ सकता हो या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। पास में एक बड़ा आदमी होने से सुरक्षा की एक भावना मिलती है। क्या तुम वास्तव में पागल हो? अर्जुन चौहान के दोस्तों ने आपस में फुसफुसाया। किसी भी हथियार के बिना भी यह अभी भी एक विमान वाहक है। तुम शाब्दिक रूप से इसे किसी के क्षेत्र में पाल रहे हो, ये लगभग एक युद्ध का कार्य है। उसे प्रवेश से इनकार करें। अर्जुन चौहान निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा, इसकी अनुमति दें। यह एक राष्ट्रीय अपमान होगा। प्लस ये वास्तव में उनके लिए एक कठिन दुविधा थी। क्या तुम्हारे पास 4 सक्रिय सेवा विमान वाहक नहीं हैं? क्या यह एक को भेजने में तुम्हें मार देगा? मैं ईंधन लागत को कवर करूंगा। अर्जुन चौहान ने शानदार रूप से कहा। यार, क्या ये सिर्फ ईंधन लागत के बारे में है? नौकी किमुरा आंसू के कगार पर था। एक आकस्मिक पुनर्नियुक्ति सरल लग सकती है, लेकिन यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को बंद करने का एक मामला था। इसके बारे में लापरवाह होने के लिए कुछ भी नहीं था। तुम कॉल क्यों नहीं करते? अर्जुन चौहान ने कहा। या क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें खुद कॉल करूं या व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे मंत्रिमंडल का एक दौरा करूं? कृपया, कोई मुसीबत नहीं, श्री अर्जुन। नौकी किमुरा जब उसने सुना कि अर्जुन चौहान मंत्रिमंडल का एक दौरा करने पर विचार कर रहा था, तो वह घबरा गया। बस पिछली रात उसने काले निंजा मुख्यालय में निंजा सम्राट को एक सुअर वाले आकृति में बदल दिया था। अगर अर्जुन मंत्रिमंडल में चला गया तो क्या होगा? पूरी जगह अराजक हो जाएगी। अगर अर्जुन चौहान ने उस धनी महिला की खुशी की ब्रश या कुछ और बाहर निकाला, मैं उनसे तुरंत संपर्क करूंगा। मुझे लगता है कि बातचीत के लिए जगह है। विकल्पों से बाहर, नौकी किमुरा केवल अपना फोन फिर से बाहर निकाल सकता था। ओह,
और 2 बास्केटबॉल हुप्स तैयार करो। हम मछली पकड़ने से थक सकते हैं और डेक पर कुछ बास्केटबॉल खेलने का फैसला कर सकते हैं। ओह, और कुछ बारबेक्यू ग्रिल तैयार रखो, हमें ये ताज़ा पसंद है। अर्जुन चौहान की मांगें, जिसे कोई भी इनकार करने की हिम्मत नहीं करता था, ने टेकेट्रॉन के मंत्रिमंडल सदस्यों को अर्जुन चौहान के पूरे परिवार का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने खुशी से सबसे नज़दीकी विमान वाहक को भेजा। विमान वाहक के साथ अर्जुन चौहान और दोस्त उन अमूल्य याच को अनदेखा कर गए। साइकिलों की किसे ज़रूरत है? पूरे विमान वाहक के डेक को साफ कर दिया गया था। अस्थायी रूप से बारबेक्यू क्षेत्र, आराम क्षेत्र और मनोरंजन क्षेत्र इतनी जल्दी स्थापित किए गए कि यहाँ तक कि अर्जुन चौहान को भी उनकी गति की प्रशंसा करनी पड़ी। यह अद्भुत है। अर्जुन चौहान और कंपनी चमकदार सूरज के नीचे नीले समुद्र में तैर रहे थे। साफ महासागर के ऊपर कुछ समुद्र में उछल कूद कर रहे थे, जबकि अन्य डिंगियों से मछली पकड़ रहे थे। क्या तुम लोगों ने अभी तक कुछ पकड़ा है? कुछ अन्य लोगों ने डेक पर एक आग शुरू करते हुए चिल्लाया, हम यहाँ झुलसने वाले हैं, मछली कहाँ है? क्या तुम मछली पकड़ना भी जानते हो? अगर नहीं तो हम करेंगे। लानत है, क्या मछली? मैंने एक रेखा का भी एक संकेत नहीं देखा है। अगर तुम इतने सक्षम हो तो तुम आओ और यह करो। क्या ये क्षेत्र एक मछली पकड़ने का पवित्र भूमि नहीं था? पर्यटन वीडियो ने इसे ऐसा दिखाया कि यहाँ की मछलियाँ एक बाजार के दिन की तरह झुंड में थीं। क्या वह सब झूठा विज्ञापन था? और डॉल्फिनों का क्या? श्री किमुरा। अर्जुन चौहान की नज़र अचानक नोकी किमुरा पर पड़ी। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मछलियां हमारा बहुत स्वागत नहीं कर रही हैं। मेरे दोस्तों को एक भयानक अनुभव हो रहा है। जैसे ही नोकी किमुरा के कानों को थोड़ी राहत मिली थी, उसने जल्दी से समझाया, श्री अर्जुन, आप इसके लिए हमें दोषी नहीं ठहरा सकते। अब जून है और मछली पकड़ने का प्रतिबंध हर साल जुलाई से ठीक पहले शुरू होता है। अभी ये ज़्यादातर बस युवा मछलियां हैं। यह मछली पकड़ने का ऑफ सीजन है। लानत है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अर्जुन चौहान अचानक गुस्सा हो गया, तुम मुझे यहाँ बिना किसी मछली के मछली पकड़ने के लिए लाए? और बारबेक्यू, क्या तुम अपने दिमाग में नहीं हो या मैं हूँ? श्री अर्जुन, कृपया गुस्सा मत हो, बस एक पल के लिए शांत हो जाओ। नोकी किमुरा ने जल्दी से अर्जुन चौहान के मूड को शांत करने की कोशिश की। मैं किसी को कुछ ताज़ा मछली के साथ भेज दूँ और हम तुरंत बारबेक्यू शुरू कर सकते हैं। क्या हम सिर्फ खाने के लिए यहाँ आए थे? अर्जुन चौहान ने कहा, हम हुआशिया के परिश्रमी और बहादुर लोग हैं। हम अपनी खुद की मेहनत के फलों का सबसे अधिक आनंद लेते हैं। अगर हमने मछली को खुद नहीं पकड़ा तो हम एक घूंट खाने के बजाय भूख से मरना पसंद करेंगे। लेकिन यह, नोकी किमुरा ने कहा, अगर हम सबसे नज़दीकी मछली फार्म में जाते हैं तो इसमें कम से कम 3 घंटे लगेंगे और उस क्षेत्र में कुछ मछलियाँ हो सकती हैं, लेकिन कोई तरीका नहीं। हमें 3 घंटे तक क्या करना है? जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा। क्या हमें अंधेरे में मछली पकड़ना है? तो मुझे परवाह नहीं है, तुम इसका पता लगाओ। अर्जुन चौहान ने कहा, आधे घंटे में मैं यहाँ जीवंत मछली कूदते हुए देखना चाहता हूँ। रिबन मछली से लेकर पोम्फ्रेट से लेकर येलोटेल तक सब कुछ, और डॉल्फिन और वेल और शार्क भी। अगर नहीं तो परिणामों पर विचार करो। बोलने के बाद अर्जुन चौहान ने रोहन की ओर मुड़ा, जो उसके बगल में पड़ रहा था, और कहा, रोहन, मैं अभी वास्तव में नाखुश हूँ। तुम इसे समझते हो, है ना? श्री अर्जुन, मैं समझता हूँ। रुको, एक विचार अचानक नोकी किमुरा को मारा। लोग अक्सर हताश स्थितियों में अपनी सीमा तक धकेल दिए जाते हैं, और उस पल में नोकी किमुरा ने एक समाधान सोचा, मुझे अब एक विचार मिला है। तो जल्दी करो। हाँ, नोकी किमुरा ने जल्दी से काले निंजा के निंजा सम्राट के साथ संचार शुरू किया। क्या हुआ? निंजा सम्राट के घाव एक रात की स्वास्थ्य लाभ के बाद लगभग ठीक हो गए थे, लेकिन उसने जो अपमान सहन किया उसने उसे अभी भी किसी का सामना करने में मुश्किल कर दिया था। निंजा सम्राट अर्जुन चौहान अब मछली पकड़ना चाहता है, लेकिन ये पीक सीजन नहीं है और इन पानी में शायद ही कोई मछली है, और वह यहाँ तक कि शार्क और वेल भी मांग रहा है। उसे नर्क में जाने के लिए कहो। निंजा सम्राट ने तुरंत लैश आउट किया। निंजा सम्राट, कृपया शांत हो जाओ, अब गुस्सा होने का समय नहीं है। तो मुझे क्या करना है? पतली हवा से मछली निकालना है, निंजा सम्राट ने खराबी से कहा। हालांकि हम उन्हें जादू से नहीं ला सकते, हम कुछ को अन्य क्षेत्रों से ला सकते हैं। तुम्हारा मतलब? हम काले निंजा के सदस्यों को अन्य पानी में इन मछली प्रजातियों को पकड़ने के लिए तैनात करते हैं और फिर उन्हें उस क्षेत्र में परिवहन करते हैं जहां वे हैं। क्या मैं, एक गरिमा में काला निंजा, मुझे एक हुआशियाई आदमी को खुश करने जैसी कुछ करना है? निंजा सम्राट के दिमाग में पहले से ही एक विशद तस्वीर थी, जो रोष से भरी हुई थी। लेकिन अभी हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। लानत है, निंजा सम्राट ने गुस्से में अपना पैर पटका। सभी स्तर 7 और उससे ऊपर के निंजा, मेरे आदेश को सुनो। हवा में सरसराहट की आवाज़ भर गई। निंजा सम्राट के सामने बड़ी संख्या में निंजा दिखाई दिए। निंजा सम्राट के लिए मरने को तैयार। मेरे आदेश को सुनो, अब तुम मेरे लिए मछली पकड़ने जाओ। अब से केवल हिंदी शब्दों का प्रयोग करें।
डार्क निंजा के निंजा ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे मछुआरों का समूह बन जाएंगे। परछाइयां समुद्र में जाल खींचते हुए दौड़ रही थीं, बेसब्री से काइबोंग क्षेत्र में मछली पकड़ रही थीं, और फिर पकड़ी गई मछलियां उस क्षेत्र में पहुंचा रही थी जहां अर्नव और उनके दोस्त थे। रेड स्नैपर पकड़ी, अब लक्ष्य क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। स्क्विड पकड़ी, लक्ष्य क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। कांटेदार मछली पकड़ी, लक्ष्य क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। काइबोंग ने स्तर 7 और उससे ऊपर के सभी निंजा को तैनात कर दिया था, जो चारों दिशाओं से अर्नव और अन्य लोगों के आसपास के क्षेत्र में सभी तरह की मछलियां ला रहे थे। ... ओह मेरे भगवान, हमने कुछ पकड़ा है। देखो, अचानक इतनी सारी मछलियां नीचे हैं। ये कौन सी मछलियां हैं? कौन परवाह करता है कि वे कौन सी मछलियां हैं? अगर वे खाने लायक हैं तो वे अच्छी मछलियां हैं। तुम लोगों पर जल्दी से आग जलाओ। अचानक मछलियों का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। युवराज, तुम क्या सोचते हो? मेरे विश्लेषण के आधार पर यह शायद समुद्री धाराओं की एक घटना है। मछलियों का एक घना झुंड धाराओं का पीछा करते हुए हमारे स्थान पर आ गया। ये वास्तव में हमारा सौभाग्य का दिन है। समुद्र पर तुरंत हंसी और जयकारें गूंज उठीं। ... ये बदतमीज भारतीय लोग धाराओं के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब हमारी कड़ी मेहनत है। ये टिप्पणी सुनकर वे निंजा जो बेसब्री से मछली पकड़ रहे थे, हत्यारे महसूस कर रहे थे। क्या वे उनकी कड़ी मेहनत का सम्मान नहीं कर सकते थे? वे इतनी मेहनत कर रहे थे। भाइयों, क्या आपको लगता है कि हम कुछ भूल रहे हैं? अचानक किसी ने कहा, हाँ, क्या ये वह जगह नहीं थी जहां आप लहरों पर डॉल्फिन की सवारी देख सकते हैं? यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं, लेकिन एक भी डॉल्फिन नहीं है। क्या हमें धोखा दिया गया? हाँ, मैं शार्क और किलर व्हेल भी देखने की उम्मीद कर रहा था। इन विशाल प्राणियों के साथ करीब से मिलना रोमांचक होना चाहिए। और मैं व्हेल भी देखना चाहता हूँ, खासकर नीली व्हेल। क्या वे पृथ्वी पर सबसे बड़े स्तनधारी नहीं हैं? अगर हम उन्हें पानी फेंकते हुए देख पाते तो और भी अच्छा होता। हारने वालों, नीली व्हेल द्वारा पानी फेंकने में क्या खास है? कल हमारी पार्टी में शिक्षकों द्वारा पानी छिड़कना किसी भी नीली व्हेल से कहीं ज़्यादा रोमांचक था। क्या इस सड़क पर भी चला जा सकता है? हे भगवान, इसने मुझे अचंभित कर दिया। क्या मैं माइनर मोड में स्विच कर सकता हूँ? ... श्रीमान आर्य, आपने अब तक मेरे दोस्तों की मांगें सुनी होंगी। अर्नव ने नोकी आर्य की ओर मुड़ते हुए कहा, वे डॉल्फिन देखना चाहते हैं, शार्क देखना चाहते हैं, पानी फेंकते हुए देखना चाहते हैं। उनका यहाँ आना दुर्लभ है और मैं नहीं चाहता कि वे पछतावे के साथ वापस जाएं। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं, है ना? मुझे गाली दो, अमर धत्तेरे की। अनुरोध सुनकर नोकी आर्य भड़क गया। आपको मछलियाँ चाहिए? कोई बात नहीं, काइबोंग के मत्स्य संसाधन समृद्ध हैं और यदि आवश्यकता हो तो हम आपके लिए प्रशांत महासागर से कुछ मछलियाँ पकड़ लेंगे। लेकिन डॉल्फिन और शार्क को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं हो सकता है। फिर भी नीली व्हेल, क्या वे ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप बस ऐसे ही ढूंढ सकते हैं? और अगर हमें वे मिल भी गए तो उन्हें यहाँ तक खींच कर लाने में कितना समय लगेगा? एक जीव जो दसियों मीटर लंबा है, जिसे टन में मापा जाता है, ऐसे प्राणी एक दिव्य निंजा भी नहीं संभाल सकता। और आप अभी भी उनसे पानी फेंकने के लिए कहते हैं। अगर नोकी आर्य पानी फेंक सकता तो वह अभी अर्नव को दिखाने के लिए फेंकना चाहता। देखो मेरा पानी फेंकने का तरीका कितना मानक है। लेकिन जब बोलने की बात आई तो वह एक भी बात नहीं कह पाया। वही पुराना। मुझे परवाह नहीं कि तुम ये कैसे करते हो, लेकिन मैं डॉल्फिन, शार्क और नीली व्हेल देखना चाहता हूँ। चूंकि अर्नव मनमानी कर रहा था, वह पूरी तरह से मनमानी कर सकता था। ठीक है, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। नोकी आर्य एक पल में बूढ़ा हो गया। उसने मन बना लिया कि जैसे ही अर्नव भारत वापस लौटेगा, वह तुरंत सेवानिवृत्त हो जाएगा और पहाड़ों में एकांत जीवन व्यतीत करेगा, चाहे कुछ भी हो, डार्क निंजा में रहने के बजाय। ये किस तरह का मानवीय दुख था। पहले से ही थके हुए डार्क निंजा के सदस्य अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए बस जाने वाले थे, लेकिन उनके कम्युनिकेटर फिर से बज उठे। पहली टुकड़ी, आधे घंटे के भीतर 100 डॉल्फिन पकड़ो। दूसरी टुकड़ी, आधे घंटे के भीतर 50 से अधिक शार्क पकड़ो। तीसरी टुकड़ी, आधे घंटे के भीतर 5 से अधिक ऑर्का पकड़ो। चौथी टुकड़ी, सभी एक नीली व्हेल की तलाश करो। तुम्हें निश्चित रूप से एक को यहाँ लाना होगा। ... श्रीमान आर्य, यह असंभव है, हम यह नहीं कर सकते। सभी डार्क निंजा सदस्यों ने अपने दर्द के मुखौटे पहन रखे थे। क्या वह सोचते थे कि वे डोरेमोन थे? इन चीज़ों को आधे घंटे में ढूंढना उन्हें मार डालने जितना ही था। मुझे परवाह नहीं कि तुम ये कैसे करते हो, मुझे बस परिणाम चाहिए। नोकी आर्य ने दांत पीस कर कहा। अब यह एक कुल गड़बड़ थी। अगर वे इसे नहीं कर पाए तो सबसे आखिरी में भुगतने वाला वह नोकी आर्य होगा। ... आधे घंटे बाद डूबते सूरज की लालिमा के नीचे अचानक दूर समुद्र की सतह पर चमकते हुए आंकड़े दिखाई देने लगे। डॉल्फिन, सच में डॉल्फिन हैं। हे भगवान, इतनी सारी, क्या यह अद्भुत नहीं है? लड़कियां उत्साह से जयकार करने लगीं। अरे वाह, देखो,
वहाँ एक द्वीप दिखाई दिया है। क्या द्वीप? वह एक नीली व्हेल है। एक नीली व्हेल। यह पानी फेंक रही है, यह पानी फेंक रही है। मेरा एसएलआर कहाँ है? जल्दी से एक तस्वीर खींचो। डॉट डॉट डॉट। एक दूर के छोटे से द्वीप पर सैकड़ों डार्क निंजा जमीन पर लेटे हुए थे। वे सभी पूरी तरह से थक चुके थे और कुछ पर शार्क और ओरका के साथ लड़ाई के निशान भी थे। वह नीली व्हेल 30 मीटर से अधिक लंबी थी और उसका वजन 200 टन से अधिक था। उन्होंने इसे इस क्षेत्र से सैकड़ों समुद्री मील दूर पाया था। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि इसे कुछ ही मिनटों में यहाँ तक खींच कर लाना कितना मुश्किल था। अर्नव और अन्य लोगों के चेहरे पर संतुष्ट भाव देखकर नोकी आर्य ने आखिरकार एक राहत भरी मुस्कान दिखाए। ये पता चला कि मानवीय क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए किसी को धकेला जाना पड़ता है। जो काम असंभव माना जाता था वह वास्तव में पूरा हो गया था। अर्नव, किसने सोचा होगा कि तुम्हारे पास ये ट्रिक थी? इस ग्रिल्ड मछली का स्वाद मेरे द्वारा खाई गई किसी भी मछली से बेहतर है। हाँ, ये सिर्फ मेरी कल्पना नहीं है। तुमने शेफ बनने के लिए अपना करियर कब बदला? क्या तुम गुंजन कुलिनरी शॉप के वंशज हो? हा, क्या तुमने इडियट अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा देखा है? मैं वास्तव में दूर में एक गैलेक्सी को बहते हुए देख रहा हूँ। क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना है? डूइंग, तुमने इसमें किस तरह की खास सामग्री मिलाई? ये दृश्य इतना परिचित क्यों लग रहा है? शांत रहो, अर्नव ने कहा। ये कौशल उसने अंकुर से सीखा था, जो बचपन से ही घर की देखभाल करता था। एक शीर्ष स्तरीय शेफ का पाक कौशल कोई मजाक नहीं था। इंद्रियों की परम संतुष्टि वास्तव में कुछ चमत्कारी भ्रम पैदा कर सकती है। श्रीमान आर्य, आपने आज कड़ी मेहनत की और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अर्नव ने अपने बगल में बैठे नोकी आर्य को थपथपाया। अगर श्रीमान अर्नव खुश हैं तो आज की मेहनत बेकार नहीं गई। नोकी आर्य ने एक मजबूर मुस्कान के साथ अजीब तरह से कहा, ये तय करते हुए कि वह इस काम को फिर कभी नहीं लेगा। जिसे ये नौकरी चाहिए वह इसे ले ले। मैंने अभी अभी अपने दोस्तों से बात की है और अगले कुछ दिनों में उनके समूह यहाँ घूमने आएंगे। तो श्रीमान नोकी आर्य, कृपया इन दिनों के लिए यात्रा कार्यक्रम की व्यवस्था करें। अर्नव ने कहा, मैं ज़्यादा नहीं मांगता, बस आज का स्तर ही काफ़ी होगा। आज के स्तर को धत्ते रेखी, नोकी आर्य ने मन ही मन कोसते हुए कहा। पूरा दिन? पूरा दिन? क्या आपको पता है कि उसने इसे कैसे बिताया था? बस इसी एक दिन ने लगभग सभी डार्क निंजा को मार डाला था। अर्नव के समूह की संरचना के साथ एक बार में 20 लोग, इसे पूरा करने में 10 राउंड लगेंगे। ये काम का बोझ 10 बार दोहराया गया शायद शक्तिशाली निंजा को भी मौके पर ही मार डालेगा, है ना? हा, आइए श्रीमान आर्य, हमारे साथ शामिल हो जाए, शर्माए मत। अर्नव ने नोकी आर्य के कंधे को थपथपाना जारी रखा। श्रीमान आर्य, आइए कल भी अच्छा काम करते रहें। श्रीमान आर्य, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? आप थोड़े दुखी लग रहे हैं। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो क्यों न इसे साझा करें और सभी को एक अच्छी हंसी दें। यह अर्नव के दोस्तों के जीवन का सबसे सुखद समय था, लेकिन काइबोंग की कैबिनेट और डार्क निंजा के लिए यह उनके जीवन का सबसे काला समय था। ये कहना कि उन्होंने उनके लिए गुलामी की और मेहनत की, यह एक अतिशयोक्ति होगी। यहाँ तक कि चापलूस भी उतने चापलूस नहीं थे जितने वे थे। अगर किसी विशेषण का उपयोग करके उनका वर्णन करना था तो वह भेड़िया चापलूस होगा। हर दिन अर्नव और अन्य लोग सबसे ताज़ी सामग्री की मांग करते थे, जिसमें प्रति व्यक्ति भोजन का औसत खर्च लगभग 20 से 30 हजार डॉलर था। भले ही नाश्ता कुछ हद तक हीन था, एक दिन का खर्च कम से कम 50 हजार डॉलर था। लगभग 200 लोगों के लिए वह 10 मिलियन डॉलर था और सिर्फ 10 दिनों में 100 मिलियन डॉलर। और वह सिर्फ 3 वक्त के भोजन के लिए था। कुछ और का उल्लेख नहीं करना, बस विमानवाहक पोत जो 10 दिनों तक मछली पकड़ने के लिए उनके साथ था, विभिन्न उपभोग और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों के साथ कई अरब डॉलर तक पहुंच गया। उपयोग, टूट फूट, यात्रा और इसी तरह के लिए जब सभी विविध खर्चों को जोड़ा गया तो आंकड़ा खगोलीय था। एक अपूर्ण गणना से पता चला कि अर्नव के काइबोंग में रहने के दौरान खपत की गई धनराशि दसियों अरब डॉलर तक पहुंच गई। अर्नव कल अपने देश वापस जा रहा था। ये खबर सुनकर कैबिनेट और डार्क निंजा खुशी से लगभग कूद पड़े थे। वे इस सुंदर और यादगार दिन का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी भी देना चाहते थे। ये शैतान आखिरकार जा रहा था। ऐसा नहीं था कि अर्नव अब उनके साथ गड़बड़ नहीं करना चाहता था। वह बस खेलने से थक गया था और कोई नई चाल नहीं सोच पा रहा था। उसके विचार खत्म हो गए थे। 10 दिनों में नोकी आर्य ने एक दिन के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं की थीं। उसके बाल भी आधे सफ़ेद हो गए थे और वह एक उन्नत मानव था जिसकी सेलुलर गतिविधि एक साधारण व्यक्ति की तुलना में दर्जनों गुना अधिक थी। फिर भी सिर्फ 10 दिनों में उन्होंने उसे इस स्थिति में प्रताड़ित कर दिया था। हवाई अड्डे पर एक काफिला धीरे धीरे बोर्डिंग गेट तक पहुंच गया। आज की राजधानी हवाई अड्डे को सभी उड़ानों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था और हवाई क्षेत्र का लगभग 80% अर्नव के निजी विमान के लिए आरक्षित था। अर्नव को विदा करने के लिए नोकी आर्य ने डार्क निंजा का प्रतिनिधित्व किया और कैबिनेट से कोई व्यक्ति उपस्थित था, 10 दिनों के उत्पीड़न के बावजूद।
वे दोनों उत्साह से भरे हुए थे, ये जानकर कि एक बार अर्नव के जाने के बाद वे मुक्त हो जाएंगे। मैं इस दौरान आप सभी द्वारा दिखाई गई सावधानीपूर्वक देखभाल की वास्तव में सराहना करता हूँ। अर्नव इस टिप्पणी के साथ ईमानदार था, वे उसके सभी अनुरोधों को अक्षरशः पूरा करने में कामयाब रहे थे, एक भी नहीं छूटा। उसे मानना पड़ा, वे वास्तव में अपने काम के प्रति समर्पित थे और वह चाहता था कि वह उनमें से प्रत्येक को एक मॉडल कार्यकर्ता प्रमाणपत्र दे सके। जब तक श्रीमान अर्नव संतुष्ट हैं, ये बहुत अच्छा है, कैबिनेट प्रतिनिधि ने विनम्रतापूर्वक कहा। हमारे और आपके देश के बीच अतीत में कुछ संघर्ष हो सकते हैं। हम आशा करते हैं कि श्रीमान अर्नव इस बार हमारी ईमानदारी देख सकते हैं। अगर हम अपने हथियारों को रेशम के उपहारों में बदल सकते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा। अर्नव का चेहरा ठंडा हो गया। मुझे खेद है, लेकिन आपका पश्चाताप ईमानदार लगता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मुझे, अर्नव, उन योद्धाओं की ओर से आपको माफ करने का अधिकार है जिन्होंने खुद को बलिदान कर दिया। कैबिनेट प्रतिनिधि के चेहरे पर स्पष्ट रूप से शर्मिंदगी दिखाई दी। वह जानता था कि यह एक इच्छा थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्नव इतना समझौतावादी होगा। बेशक, आपके प्रयासों को देखते हुए मैं इस मामले के लिए आपको जवाबदेह नहीं ठहराऊंगा, लेकिन उस व्यक्ति, मैं उसका अंत तक पीछा करूंगा। अगर मुझे पता चला कि आप उसे शरण दे रहे हैं तो मैं फिर से आऊंगा, और अगली बार ये सिर्फ 200 लोगों को लाने जितना सरल नहीं होगा। अर्नव ने चेतावनी दी। निश्चित रूप से, कैबिनेट प्रतिनिधि ने कहा, अब गलत समझने का नाटक नहीं कर रहा था। अगर हमारे पास उस व्यक्ति के बारे में कोई खबर है तो हम तुरंत श्रीमान अर्नव को सूचित करेंगे। आप जानते हैं, वह बहुत शक्तिशाली है, हमारे निंजा सम्राट भी उसे दबा नहीं सकते। उससे छुटकारा पाना हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। मुझे उम्मीद है कि आप वास्तव में ऐसा मानते हैं, अर्नव ने उपहास किया। रुको, अर्नव, हम एक चीज भूल गए, अर्नव के बगल में एक दोस्त ने अचानक कहा। वह क्या है? अर्नव ने पूछा। ये काइबोंग में हमारा पहली बार है, हमें कुछ स्मृति चिन्ह वापस ले जाने चाहिए, है ना? अक्षय ने सुझाव दिया। हाँ, मेरे एक दोस्त ने मुझसे कुछ पोस्टर और सीमित संस्करण सीडी वापस लाने के लिए कहा। आप मेरा मतलब समझते हैं। मुझे संदेह है कि तुम जिस दोस्त की बात कर रहे हो वह खुद तुम हो। लेकिन यह वास्तव में एक अच्छा बिंदु है। अर्नव ने सिर हिलाते हुए सहमति व्यक्त की। वे पिछले दिनों में बहुत ज्यादा मजा और विलासिता में लिप्त थे। वे जो भी चाहते थे वह तुरंत परोसा जाता था, उन्हें जो भी चाहिए था वह तुरंत तैयार किया जाता था। और अब जब वे जाने वाले थे तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने वास्तव में कुछ भी नहीं खरीदा था। इस हवाई अड्डे पर एक स्मारिका दुकान होनी चाहिए, है ना? चलो इसे देखते हैं। ठीक है, तारांकन। अर्नव, तारांकन, क्या तुम हमारे लिए थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो? इतनी परेशानी क्यों? तारांकन। अर्नव, तारांकन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तारांकन, काइबोंग तारांकन से हमारे दोस्त जिन्होंने इस बार इतना अच्छा समय बिताया है, वे इतने उत्साहित हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ विदाई उपहार तैयार किए होंगे, है ना? श्रीमान तारांकन, तारांकन, नोकी तारांकन। श्रीमान तारांकन, तारांकन, जयदेव तारांकन, ये तुम्हारा डैड है, तुम्हारी माँ की तैयारी कर रहा है। तारांकन, नोकी, आर्य तारांकन और तारांकन, तारांकन, जयदेव तारांकन ने एक दूसरे की ओर देखा, ये जानते हुए कि तारांकन, तारांकन, अर्नव तारांकन जाहिर तौर पर जाने से पहले उनसे आखिरी थोड़ा सा निचोड़ने की कोशिश कर रहा था। हमारा तारांकन, तारांकन, भारत तारांकन शिष्टाचार का देश है। ऐसी विदाई के दौरान हम आमतौर पर कुछ स्मृति चिन्हों का आदान प्रदान करते हैं। तारांकन, अर्नव तारांकन ने कहा। दोस्तों, चलो देखते हैं कि क्या हमारे पास तारांकन, तारांकन, काइबोंग तारांकन से हमारे दोस्तों को स्मृति चिन्ह के रूप में देने के लिए कुछ है। हम, तारांकन। अक्षय तारांकन ने सिर हिलाया। ये वह टोपी है जो 3 महीने से मेरे साथ है। मैं इसे दर्द के साथ छोड़ दूंगा और श्रीमान तारांकन, तारांकन, नोकी तारांकन को दूंगा। तारांकन, नोकी, आर्य तारांकन ने एक मजबूर मुस्कान दी, यह नहीं जानते हुए कि क्या करना है। ये सिर्फ एक सादी टोपी थी जिसकी कीमत 15 रुपये थी। कुछ खजाने की साइट पर यह 9.99 रुपये में मुफ्त शिपिंग के साथ भी आ सकती है। उन्होंने उनकी मेजबानी करने के लिए इतनी जनशक्ति और संसाधनों को खर्च किया था, और इसके बदले में वे ये पेशकश कर रहे थे। ये दोस्ती काफी सस्ती लग रही थी, है ना? क्या हुआ? श्रीमान तारांकन, तारांकन, नोकी तारांकन मेरे दोस्त की दोस्ती को कम आंकते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। तारांकन, नोकी, आर्य तारांकन ने जल्दबाजी में इसे लिया। इतना कीमती उपहार, मैं इसे स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ये ठीक है, बाद में आप बदले में कुछ कीमती दे सकते हैं, तारांकन, अर्नव तारांकन ने कहा। तारांकन, पुराने अक्षय तारांकन, तुम क्या चाहते हो? शर्माओ मत, बस पूछो, हमारे दोस्त सबसे मेहमाननवाज हैं। हाँ हाँ, श्रीमान तारांकन, तारांकन, अक्षय तारांकन, बस कुछ भी कहो, चाहे वह एक स्थानीय विशेषता हो या एक स्मारिका, हम इसे आपके लिए तैयार करेंगे। मुझे वास्तव में कुछ नहीं चाहिए। तारांकन, नोकी, आर्य तारांकन ने राहत की सांस ली। तो बस मुझे वह कार दे दो। कार। तारांकन, नोकी, आर्य तारांकन पीछे मुड़ा, और तारांकन, तारांकन, अक्षय तारांकन जिस पर इशारा कर रहा था
वह एक लैम्बोर्गिनी थी जिसकी कीमत 6.5 मिलियन से अधिक थी। श्रीमान तारानकन नो की तारानकन बहुत इच्छुक नहीं लगते। हा, ये सिर्फ एक कार है, मैं कुछ दिनों में किसी को आपके लिए इसे सीमा शुल्क के माध्यम से प्राप्त करने की व्यवस्था करूंगा। तारानकन नो की आर्य तारानकन मुड़ा और एक आंसू पोंछ लिया, ये जानते हुए कि तारानकन अर्णव तारानकन क्रूर था, लेकिन यह महसूस नहीं किया कि उसका दोस्त और भी ज्यादा क्रूर था। क्या ये सहमत नहीं था कि उपहार पारस्परिक होने चाहिए? उन्होंने सिर्फ एक 9.99 रुपये की रद्दी टोपी मुफ्त शिपिंग के साथ क्यों दी, जबकि उन्हें बदले में लाखों की एक स्पोर्ट्स कार देनी पड़ी? यह मेरा उपहार है। तारानकन सुरेश तारानकन ने अपनी आधी पी हुई मिनरल वाटर की बोतल सौंप दी। हालांकि उपहार हल्का है, भावना गहरी है। मैं भी कुछ नहीं चाहता, बस मुझे वह रोल्स रॉयस दे दो। ये तारानकन किंगफिंग तारानकन ब्रांड का टिश्यू है जो मैं तारानकन भारत तारानकन से लाया था, जो हमारे दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती का प्रतीक है। मैं अगले महीने अपनी प्रेमिका को शादी का प्रस्ताव देने की योजना बना रहा हूँ। आप मुझे एक हीरे की अंगूठी क्यों नहीं देते? हीरे को बहुत बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है, 3 से 5 कैरेट काफ़ी होंगे, लेकिन रंग और कट अच्छा होना चाहिए। यह आधी पैकेट सैनिटरी पैड है जो मैंने इस्तेमाल किया है, जो हम लड़कियों के लिए बहुत कीमती हैं। कल मैं एक स्टोर से गुजरी और एक डिस्प्ले केस में गुलाबी हीरे की बालियों का एक गुच्छा देखा। ये केवल लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। क्या मैं उन्हें ले सकती हूँ? मैंने भी कोई उपहार तैयार नहीं किया। यहाँ आपके लिए एक बोगा है। मैं बस मोमोतानी शिक्षक से सीमित संस्करण हस्ताक्षरित सीडी का एक सेट चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक स्प्लिट करूँगा, मुझे तुमसे भी कुछ नहीं चाहिए। मैंने कल श्रीमान तारानकन नो की तारानकन की बेटी को देखा। वह सुंदर है और मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय रोमांस से कोई दिक्कत नहीं है। तारानकन नो की आर्य तारानकन, क्या तुम इंसान भी हो? आपका धन्यवाद श्रीमान आर्य और श्रीमान जयदेव, आपकी गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी के लिए। हम अब वापस जा रहे हैं और मैं बाद में किसी को उपहारों का ख्याल रखने के लिए भेजूंगा। इस बार अर्णव वास्तव में संतुष्ट थे। उनके प्रत्येक दोस्त ने काइबोंग से कम कई मिलियन भारतीय रुपये के उपहार निकालने में कामयाबी हासिल की थी। कारों और घरों की मांग करना तो बस बुनियादी मानदंड था। अरबों के नुकसान ने उन्हें अपार दर्द दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें एक ऐसा चेहरा बनाना पड़ा जो ये दर्शाता था कि वे सम्मानित महसूस कर रहे थे। जब तक श्रीमान अर्णव संतुष्ट हैं, ये बस मामूली मुद्दे हैं। मामूली मुद्दे, खैर, हजारों मील का साथ किसी न किसी बिंदु पर समाप्त होना चाहिए, इसलिए हम अब भारत वापस जा रहे हैं। हम फिर मिलेंगे। कई हवाई अड्डे के यात्रियों की निगाहों के बीच अर्णव का दल भव्यता से निजी विमान पर चला गया जो बहुत पहले से तैयार था। उम्मीद है हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, सबसे अच्छा अगर अगले जन्म में भी नहीं। नो की आर्य और जयदेव ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। मिश्रित भावनाओं से अभिभूत राहत मिली कि अर्णव आखिरकार जा रहा था। तुरंत नो की आर्य ने अपना कम्युनिकेटर निकाला। निंजा सम्राट, मुझे आपको कुछ बताना है। मैं डाक निंजा छोड़ने की योजना बना रहा हूँ। हाँ, मैं खेती करने के लिए जगह खोजने के बारे में सोच रहा हूँ। जयदेव ने भी आह भरी। श्रीमान कैबिनेट सदस्य, मैं इस्तीफा देना चाहूँगा। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और यह समय है कि युवा पीढ़ी को मौका दिया जाए। ... वह समूह महाप्रबंधक अर्णव जैसा दिखता है। वे चले गए। देखो, क्या वह काइबोंग कैबिनेट से श्रीमान जयदेव नहीं हैं? और उनके बगल में वह गुर्दे की कमी वाले व्यक्ति कौन हैं? पता नहीं, लेकिन वे सब दर्द का मुखौटा क्यों पहने हुए हैं? शायद उन्होंने हाल ही में एक परिवार के सदस्य को खो दिया है। मुझे लगता है कि इसका महाप्रबंधक अर्णव से संबंधित होना चाहिए। आत्मविश्वास रखो, चाहिए को हटाओ। क्या तुमने उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे? क्या वे महाप्रबंधक अर्णव से अलग होने के लिए इतने अनिच्छुक हैं? ... जल्द ही अर्णव और अन्य लोग भारत लौट आए, जहां उन्होंने अपने दोस्तों को घर ले जाने की व्यवस्था की, इससे पहले कि सीधे उस स्थान पर चले गए जहां लावण्या फिल्मांकन कर रही थी। अर्णव के निवेश के साथ सनशाइन टुमारो का ये सीजन असाधारण रूप से समृद्ध हो गया था। प्रदान किया गया प्रशिक्षण स्थल अर्णव के स्वामित्व वाला एक रिजॉर्ट था और इस बार मीडिया प्रचार और सामग्री विपणन दोनों अभूतपूर्व पैमाने पर थे। लेकिन जिस बात ने सभी दर्शकों को निराश किया वह ये थी कि इस सीजन के शो का कोई शीर्षक प्रायोजक नहीं था। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार प्रायोजक ने सभी विज्ञापनों को हटाने का अनुरोध किया था, लेकिन एक चौंकाने वाली बड़ी प्रायोजन राशि दी थी। हर कोई चकित था। क्या शीर्षक प्रायोजकों को विज्ञापन के लिए कार्यक्रम के ट्रैफिक का लाभ उठाना नहीं चाहिए? इस रहस्यमय प्रायोजक ने कोई विज्ञापन या ब्रांड एक्सपोजर शामिल नहीं किया। उसका क्या उद्देश्य था? इससे कोई पैसा नहीं कमाया जा सकता। क्या ये दान या परोपकार के बारे में था? क्योंकि अर्णव हाल ही में काइबोंग में दिखाई दिए थे, बहुत से लोगों ने उन्हें इस घटना से नहीं जोड़ा, बल्कि किसी और पर संदेह किया। इस व्यक्ति का नाम ऋषभ था, जो पिछले 2 वर्षों में भारत में एक बहुत प्रसिद्ध दूसरी पीढ़ी का अमीर व्यक्ति था। उनकी प्रसिद्धि अर्णव या वंश जितनी ऊंची नहीं थी, मुख्य रूप से क्योंकि वह अपेक्षाकृत लो प्रोफाइल थे।
जिस बात ने उन्हें प्रसिद्ध किया वह 1 साल पहले उनकी 120 बिलियन भारतीय रुपये की संपत्ति थी, जिसने उन्हें भारत में 30 वर्ष से कम उम्र के अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर रखा। वह इंग्लैंड में पढ़ाई करके लौटे और 24 साल की उम्र में उन्होंने देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन शिक्षा संस्थान स्थापित किया। 3 साल के ऑपरेशन के बाद कंपनी स्थापित होने से सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने तक चली गई। उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं असाधारण थीं और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी काफ़ी असाधारण थी। ऐसा कहा जाता था कि उनका परिवार भारत के पूरे व्यापार और राजनीतिक क्षेत्रों को प्रभावित करता था, जिसके पास महत्वपूर्ण शक्ति थी, यहाँ तक कि एक बार पुनीत के साथ सम्मानपूर्वक भोजन करते हुए भी देखा गया था। पुनीत कौन है? उनके परिवार के कुलपति एक विजेता थे, भारत में अमीर परिवार थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनसे ऐसा सम्मान नहीं मांगा जिसने ऋषभ के परिवार की पृष्ठभूमि को रहस्य में ढका दिया। बाद में अधिक लोगों ने उनकी पहचान की जांच शुरू की और जितना वे खोदे उतना ही भयानक खोज। ऋषभ परिवार का प्रभाव अकल्पनीय रूप से विशाल था, खासकर भारत में लगभग एक दशक पहले प्रमुख, एक उच्च प्रोफाइल और दिखावटी शैली प्रदर्शित करता था। हालांकि कुछ अज्ञात कारण से 10 साल से अधिक पहले परिवार अचानक सार्वजनिक नज़रों से गायब हो गया, जबकि उनकी शक्ति और धन बरकरार रहा। वे अविश्वसनीय रूप से लो प्रोफाइल हो गए, इस हद तक कि आम लोगों को उनके बारे में पता भी नहीं था और कई लोग उनके अस्तित्व को भूल गए थे। उस समय यह अटकलें लगाई गई थीं कि शायद उनकी उच्च प्रोफाइल ने ऊपर से एक चेतावनी खींची थी। अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार ऋषभ परिवार की अनुमानित संपत्ति 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, संभवतः इससे भी अधिक। इस बार सनशाइन टुमारो के 100 प्रतिभागियों में से एक का नाम ऋषिका था। पापराजी ने फिल्मांकन स्थल पर ऋषभ को ऋषिका से मिलने की तस्वीरें खींची थीं, जिसे शुरू में एक बड़ा स्कूप माना गया था, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि हुई कि ऋषभ उसका बड़ा भाई था। इस प्रकार यह अनुमान लगाना आसान था। अपनी प्यारी बहन के शो में भाग लेने के साथ ऋषभ ने बिना किसी विज्ञापन के प्रायोजन पर एक भाग्य खर्च किया था, जो उनके परिवार की लो प्रोफाइल शैली के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता था। सब कुछ समझ में आ गया। श्रीमान, मुझे खेद है, आप अंदर नहीं जा सकते। अर्नव शूटिंग बेस के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और उन्हें सुरक्षा द्वारा जल्दी से रोक दिया गया। क्या मुझे हर बार अपने ही घर आने पर आपको सूचित करना होगा? अर्नव ने कहा। आप श्रीमान अर्नव हैं, आपकी नज़र आधी खराब नहीं है। अर्नव हंसे। मेरी माफ़ी श्रीमान अर्नव, मैंने आपको पहले नहीं पहचाना। सुरक्षा गार्ड ने जल्दी से उन्हें गुजरने दिया, ये कहते हुए, हमें निर्देश दिया गया था कि किसी को भी रोका जा सकता है, लेकिन हमें कभी भी अर्नव को नहीं रोकना चाहिए। ... मैं थककर चूर हो गई हूँ। हाँ, किसने सोचा होगा कि एक शो की रिकॉर्डिंग इतनी थकाऊ हो सकती है। हाँ, पहला प्रदर्शन खत्म हो गया है और हम आखिरकार कुछ दिनों के लिए ठीक से आराम कर सकते हैं। मुझे परेशान मत करो, मैं निश्चित रूप से कल सो रही हूँ। दर्जनों लड़कियां शो के रिकॉर्डिंग स्थल से बाहर निकलीं। लावण्या ने कई प्रतियोगियों को अलविदा कहा जिनके साथ वह अच्छी तरह से मिल गई थी और अपने छात्रावास में प्रवेश किया। हालांकि अर्नव की गुसु विश्वविद्यालय में घटना ने एक सनसनी पैदा कर दी थी, इसे जल्द ही दबा दिया गया था और लावण्या के बारे में सभी जानकारी हटा दी गई थी। उन्होंने हमेशा लावण्या की अच्छी तरह से रक्षा की थी, इसलिए कुछ करीबी लोगों को छोड़कर कोई नहीं जानता था कि वह अर्नव की प्रेमिका थी। अंदाजा लगाओ कौन? जैसे ही वह कमरे में घुसी, लावण्या ने महसूस किया कि एक जोड़ी बाहें उसके पीछे से उसके चारों ओर लिपटी हुई हैं। तुम कब वापस आए? उसे देखे बिना भी लावण्या अर्नव की परिचित गंध को सूंघ सकती थी। अभी वापस आया। अर्नव ने तुरंत उसकी गर्दन को चूमा। रुको, मैंने अभी प्रदर्शन खत्म किया है, मुझे पसीना आ रहा है। लावण्या जल्दी से अर्नव के आलिंगन से बाहर निकल गई। ये ठीक है, मुझे प्राकृतिक गंध पसंद है। अर्नव हंसे, और इस कमरे में बाथरूम काफ़ी बड़ा है। मैं तुम्हारी पीठ रगड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। 2 घंटे छोड़ दिए गए। कुछ अनुचित गतिविधियों के बाद अर्नव और लावण्या ने एक स्वादिष्ट रात का खाना खाया। दोनों के चेहरे अभी भी संतुष्टि से लाल थे। पिछले 10 दिन कैसे रहे? अर्नव ने पूछा। खराब नहीं, लावण्या ने कहा, मैंने इन दिनों काफ़ी दोस्त बनाए हैं। वे सभी बहुत प्रतिभाशाली हैं। वे गा और नाच सकते हैं और कुछ तो कलाबाजी भी कर सकते हैं। तुम भी खराब नहीं हो। अर्नव मुस्कुराए। 2 महान मास्टर्स की कोचिंग के साथ लावण्या को सभी प्रतियोगियों के बीच सबसे मजबूत गायिका माना जाना चाहिए। मैंने सुना है कि आज तुम्हारा पहला प्रदर्शन था। हाँ, लावण्या ने कहा, इस बार वे 1/3 प्रतियोगियों को बाहर कर रहे हैं। तो तुम पहले स्थान पर रही होगी। अर्नव ने आत्मविश्वास से कहा। यह जरूरी नहीं है। लावण्या हंसी। इस बार हर किसी के पास कुछ अद्वितीय कौशल हैं और हालांकि मैं अच्छा गाती हूँ, नृत्य वास्तव में मेरी कमजोर कड़ी है। लेकिन मैंने इस मूल्यांकन के लिए गायन समूह को चुना, इसलिए यह बहुत खराब नहीं होना चाहिए। सनशाइन टुमारो के परिणाम कई प्रशिक्षकों और जनता से संयुक्त अंकों से बने होते हैं। अंतिम डेब्यू स्पॉट भी इन दर्शकों और प्रशिक्षकों द्वारा तय किए जाते हैं।
तो एक प्रतियोगी की लोकप्रियता काफ़ी हद तक उनके पक्ष के स्तर को निर्धारित करती है और वास्तविक क्षमता निर्णायक कारक नहीं है। कोई चिंता नहीं, मैं तुम्हारे लिए जांच करूंगा। अर्नव ने सीधे आदित्य को फ़ोन किया। आदित्य, क्या तुम मेरे लिए सनशाइन टुमारो के पहले प्रदर्शन के परिणामों की जांच कर सकते हो? श्रीमान अर्नव, सुश्री लावण्या वर्तमान में दूसरे स्थान पर हैं। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? लावण्या ने अर्नव के चेहरे पर असामान्य अभिव्यक्ति देखी। ओह, ये कुछ नहीं है। अर्नव ने सिर हिलाया। लावण्या को इन चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा नहीं थी। आह, चिंता मत करो, दूसरा स्थान पहले से ही बहुत अच्छा है। मैंने तो सोचा था कि शीर्ष 5 में आना भी असंभव था। लावण्या ने कहा। ऋषिका वास्तव में अद्भुत है, वह खूबसूरती से गाती है और अद्भुत ढंग से नाचती है। अगर मैं एक लड़का होती तो मैं निश्चित रूप से उसके प्यार में पड़ जाती। तुम इतनी भोली हो। अर्नव ने लावण्या की नाक पर एक चुटकी ली। लेकिन मैं भी खराब नहीं हूँ, मैं निश्चित रूप से उसे पार कर जाऊंगी, लावण्या ने कहा। तुम्हें पता नहीं, हमारे सीजन में एशियाई नृत्य राजा भी एक कोच के रूप में हैं। ये कैसी शक्ल है? मैं मल्टीप्लेयर तरह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं राजा सूर्यदेव की बात कर रही हूँ। उन्होंने मेरे नृत्य उपहार के लिए मेरी प्रशंसा भी की। सच में? अर्नव मुस्कुराए। राजा सूर्यदेव द्वारा धारण किए गए एशियाई नृत्य राजा के शीर्षक का वास्तव में मल्टीप्लेयर खेल की तरह की तुलना में अधिक मूल्य था। अगर सूर्यदेव ने उसे स्वीकार किया था तो इसका मतलब था कि लावण्या का नृत्य उपहार वास्तव में कुछ था। आखिरकार अर्नव ने बार बार जोर दिया था कि ये सुनिश्चित करने के अलावा कि कोई बेईमानी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, उन्होंने लावण्या को एक नियमित प्रतियोगी के रूप में माना, कोई विशेष विचार नहीं दिया। ठीक है, बस इन 2 दिनों के लिए अच्छी तरह से आराम करो। आखिरकार ये सिर्फ प्रारंभिक चरण है जो अभी अभी खत्म हुआ है और मतदान अभी अभी शुरू हुआ है। कौन जानता है, शायद 2 दिनों में अंतिम गणना दिखाएगी कि तुमने उस ऋषिका को पार कर लिया है। ... शाम 7 बजे फ्यूचर चाइल्ड की प्रोडक्शन टीम ने पहले दिन की मतदान स्थिति की घोषणा की। ऋषिका 1.78 मिलियन वोटों के साथ अस्थायी रूप से पहले स्थान पर थी, जबकि लावण्या 1.59 मिलियन वोटों के साथ दूसरे स्थान पर थी। तीसरे स्थान पर प्रतियोगी 1 मिलियन वोटों तक भी नहीं पहुंचा था, एक स्पष्ट अंतर था। डेटा अभी अभी जारी किया गया था और दर्शकों ने अपनी गर्मागर्म चर्चा शुरू कर दी। क्या लावण्या सिर्फ दूसरे स्थान पर है? असंभव। क्या उसकी गायन ऋषिका से मीलों बेहतर नहीं है? यह इसलिए हो सकता है क्योंकि ऋषिका ने अपने एक्ट में एक नृत्य प्रदर्शन शामिल किया था। ईमानदारी से, उसका नृत्य वास्तव में खराब नहीं है, लेकिन क्या ये बहुत अतिरंजित नहीं है? मेरे अधिकांश दोस्तों ने लावण्या को वोट दिया। उसे लगभग 200,000 वोटों से कैसे हराया जा सकता है? ये वैज्ञानिक नहीं है। क्या कुछ गड़बड़ हो सकती है? क्या ऐसा नहीं कहा जाता है कि यह ऋषिका ऋषभ की बहन है, जिसकी कुल संपत्ति अरबों अमेरिकी डॉलर में है? उसके लिए कुछ समर्थन खरीदना मुश्किल नहीं होगा। धत्तेरे की, ये सुरक्षात्मक प्रशंसक वास्तव में घृणित हैं। सिर्फ इसलिए कि उसके पास तुम्हारी मूर्ति से ज़्यादा वोट हैं, तुम उस पर हमला करना शुरू कर देते हो। तुम घोड़े के बारे में क्या बात कर रहे हो? यह एक तथ्य है। सभी न्यायाधीशों ने लावण्या को गायन में सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया। क्या यह अन्यथा वोट खरीदना नहीं है? भाइयों और बहनों, चलो फिर से वोट करते हैं। हमें वोटों की संख्या में पकड़ना होगा। हाँ, चलो उन्हें असली प्रशंसकों और भुगतान किए गए लोगों के बीच का अंतर दिखाते हैं। ... आधे घंटे बाद लावण्या के वोट अप्रत्याशित रूप से आसमान छूने लगे। सबसे करीबी बिंदु पर वह ऋषिका से 20,000 से कम वोटों से पीछे थी। इस समय ऋषिका के वोट भी पीछे से बढ़ गए, अंतर को फिर से 1 लाख से अधिक वोटों तक बढ़ा दिया। खैर, ये स्पष्ट वोट खरीदना है। अर्नव ने आदित्य की रिपोर्ट सुनी। लावण्या के सभी वोट वास्तविक और वैध थे, लेकिन ऋषिका के वोटों में से केवल लगभग 1.2 मिलियन वास्तविक थे, बाकी सैकड़ों हजारों सभी खरीदे गए थे। खेलना चाहते हो? हाँ। अर्नव का स्वर ठंडा था। आदित्य, क्या तुम जानते हो कि इन वोटों को कैसे खरीदा जाता है? श्रीमान अर्नव, यह क्षेत्र काफ़ी जटिल है। ऋषिका द्वारा खरीदे गए वोट सभी वास्तविक लोगों से हैं, इसलिए वे बहुत सुरक्षित हैं और आसानी से उजागर नहीं होते हैं, लेकिन वे काफ़ी महंगे हैं। प्रति वैध वोट के लिए लगभग 5 से 10 भारतीय मुद्रा की लागत आती है। टूटा हुआ लड़का, सैकड़ों हजारों वोट, ये सिर्फ कुछ मिलियन खर्च किया गया है। अर्नव हंसे। आदित्य, इस तरह की चीज़ तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए, है ना? बेशक, अगर श्रीमान अर्नव को इसकी आवश्यकता है तो मैं अभी इसकी व्यवस्था कर सकता हूँ, आदित्य ने कहा। आपको कितने खरीदने की आवश्यकता है? चलो कुछ 100 मिलियन टिकटों के साथ शुरू करते हैं। आदित्य दंग रह गया। श्रीमान अर्नव, क्या ये थोड़ा बहुत अतिरंजित नहीं है? एक व्यक्ति के लिए 100 मिलियन से अधिक टिकट स्पष्ट रूप से वोट खरीदने जैसा दिखता है। हाँ, मेरा मतलब था, इन टिकटों को अन्य सभी प्रतियोगियों के बीच वितरित करो। अर्नव हंसे। क्या ऑडिशन में 60 से अधिक लोगों को भर्ती नहीं किया गया था?
प्रत्येक व्यक्ति को 2 मिलियन टिकट बेचो और सीधे उस ऋषिका को आखिरी बना दो। उसे टिकट खरीदना पसंद है ना? चलो देखते हैं कि वह कितने खरीद सकती है। ... मुझे उम्मीद नहीं थी कि लावण्या नाम की वह लड़की इतनी लोकप्रिय होगी। एक और कमरे में एक सुंदर उपस्थिति और एक सेक्सी आकृति वाली एक लड़की किसी के साथ फोन पर थी। वह ऋषभ की बहन ऋषिका है, ऋषभ परिवार की एक राजकुमारी जैसी आकृति। ऋषिका का सबसे बड़ा जुनून गायन और नृत्य है। उसे व्यापार या राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और ऋषभ परिवार में उन क्षेत्रों में लोगों की कमी नहीं है, इसलिए वह जो कुछ भी चाहती है उसे करने के लिए स्वतंत्र है। ऋषिका को हमेशा ऋषभ द्वारा बहुत प्यार किया गया है, इसलिए उन्होंने फ्यूचर चाइल्ड में उसकी भागीदारी को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने शुरुआत में ही आयोजकों से भी संपर्क किया था, ऋषिका के लिए एक चैंपियन की स्क्रिप्ट तैयार करने की उम्मीद में, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी, उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का प्रायोजन पहले ही पूरी तरह से बुक हो चुका था और प्रायोजकों ने किसी भी पूर्व निर्धारित उम्मीदवारों की अनुमति नहीं दी, सभी प्रतियोगियों को अपनी योग्यता के आधार पर जीतना था। ऋषभ को इस बारे में ज़्यादा चिंता नहीं थी। यह उल्लेख नहीं करना कि ऋषिका ने कुछ जाने माने संगीतकारों और नर्तकियों के तहत कम उम्र से गायन और नृत्य का अध्ययन किया था और उसके कौशल काफ़ी अच्छे थे। भले ही कोई बेहतर था, ऋषभ परिवार के संसाधनों के साथ क्या इसे अभी भी संभालना आसान नहीं होगा। शो से आधे महीने पहले शुरू होकर ऋषभ ने प्रचार और लोकप्रियता उत्पन्न करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ऋषिका से मिलने की उनकी तस्वीरें भी जानबूझकर मीडिया में लीक कर दी गई थीं। जब तक शो शुरू हुआ तब तक उसने पहले ही बहुत ध्यान आकर्षित कर लिया था। रैंकिंग के पहले दौर में उसने अपने मजबूत कौशल का प्रदर्शन किया और कई गुरुओं का ध्यान आकर्षित किया। मजबूत कौशल, मजबूत पृष्ठभूमि और एक दयालु व्यक्तित्व ने बड़ी संख्या में प्रशंसकों को आकर्षित किया। बस जब उसे लगा कि जीत उसकी पकड़ में है, तो लावण्या के उद्भव ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया। स्नातक स्कूल के पुनः परीक्षा से पहले लावण्या ने 1 या 2 महीने के लिए डोमिंगो और मैडोना के साथ प्रशिक्षण लिया था। उसके बाद उसका प्रशिक्षण नहीं रुका था और अर्णव ने उसके लिए दुनिया भर के कई गायन और वाद्य शिक्षकों की व्यवस्था की थी। ये कहा जा सकता है कि शुरुआत से ही लावण्या अपनी कला में महारत हासिल करने के रास्ते पर थी। रैंकिंग प्रतियोगिता के दौरान जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने अनगिनत दर्शकों को रोंगटे खड़े कर दिए, यहाँ तक कि गुरुओं से भी बेहद उच्च मूल्यांकन अर्जित किया। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि 100 प्रतियोगियों में से वह निस्संदेह नंबर 1 गायिका थी। तब से ऋषिका ने लावण्या पर अतिरिक्त ध्यान दिया और उसने अपने भाई ऋषभ को भी बताया। ऋषभ ने भी जल्दी तैयारी शुरू कर दी थी। ऋषिका की लोकप्रियता को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसकों और इंटरनेट सैनिकों को खरीदा। सार्वजनिक प्रदर्शन समाप्त होने के बाद लावण्या के वोट एक रॉकेट की तरह बढ़ गए, अन्य प्रतियोगियों से बहुत आगे, जबकि ऋषिका, हालांकि खराब नहीं कर रही थी, केवल दूसरे स्थान पर रही। कुछ अंदरूनी जानकारी होने के कारण ऋषभ ने तुरंत अपनी ऑनलाइन सेना को ऋषिका के लिए मतदान शुरू करने के लिए जुटाया, इसलिए वोटों की संख्या में दृश्यमान विसंगति जो दर्शकों ने देखी। ये लावण्या नाम की लड़की वास्तव में काफ़ी प्रभावशाली है। फोन से एक युवा व्यक्ति की आवाज़ आई, लेकिन चिंता मत करो ऋषिका, तुम निश्चित रूप से अंतिम सी स्थिति में डेब्यू करोगी। मैंने अभी तुम्हारे लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। लावण्या पकड़ नहीं सकती। भाई, मुझे पता था कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। हाँ, ये छोटी सी बात, इसे मुझ पर छोड़ दो जब तक तुम खुश हो। ऋषभ हंसे, मैंने पहले ही सुना है कि अगले दौर का प्रदर्शन सहायक गायन और अभिनय के रूप में होगा। मैं तुम्हारे लिए सबसे सक्षम अतिथि कलाकार को खोजूंगा और तुम निश्चित रूप से पूरे दर्शकों को चकित कर दोगी। रुको, ऋषभ का स्वर अचानक गंभीर हो गया। क्या हुआ भाई? मेरे सहायक ने मुझे बताया कि प्रतियोगियों के वोट नंबरों में एक अजीब वृद्धि हुई है और अब आखिरी स्थान पर रहने वाले व्यक्ति ने भी 1.2 मिलियन वोटों तक पहुंच गया है। वाह, ये बुरी नहीं है। वह सुंदर है और उसकी टांगें अच्छी हैं। आदित्य, उसे 1 लाख वोट दो। धत्तेरे की, डिजिमॉन का थीम सॉन्ग, ये पूरी तरह से मेरी पसंद का है। ये कुछ महान गीत पसंद है। वंशिका, मुझे उसे याद रखना होगा। इस व्यक्ति को निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। आदित्य, इसे भी 1 लाख वोट दो। ये व्यक्ति इतना परिचित क्यों दिख रहा है? मैंने उसे पहले कहाँ देखा है? अर्जुन चौहान ने प्रदर्शन के रिप्ले में अपने समान उम्र की एक लड़की पर ध्यान केंद्रित किया। श्रीमान अर्जुन चौहान, इस प्रतियोगी का नाम रिया है और वह आपकी जूनियर हाई स्कूल की सहपाठी है। हमने उसे कायबोंग में आमंत्रित किया था, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वह इस शो में रहना चाहती थी। तो ऐसा है? अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। मैं सोच रहा था कि वह इतनी परिचित क्यों दिख रही थी। उसे डेब्यू करना चाहिए। उसे दूसरे स्थान पर पहुंचा दो, ये काफ़ी अच्छा है। ये कौन सा नृत्य है? विकलांग व्यक्तियों के लिए एक पुनर्वास व्यायाम। कोई बात नहीं, बस उसे आखिरी से दूसरे स्थान पर पहुंचा दो। वह वैसे भी डेब्यू नहीं कर रही है। जब वोट हेरफेर की बात आई तो अर्जुन चौहान पूरी तरह से अपनी पसंद के अनुसार चले गए।
वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो पर्दे के पीछे के खेल का आनंद लेता था, लेकिन अगर कोई और गंदा खेलना चाहता था तो अर्जुन चौहान अंत तक खेलने के लिए तैयार थे। रिया और कुछ अन्य प्रदर्शन चरणों के अलावा जो उन्हें विशेष रूप से पसंद आए, अर्जुन चौहान ने वोट हेरफेर करते समय लगभग प्रारंभिक रैंकिंग पर ही टिके रहे, बेशक ऋषिका के लिए एक आखिरी स्थान छोड़ दिया। खट खट खट। अर्जुन चौहान द्वारा फ्यूचर स्टार प्रतियोगियों को दिए गए हवेली में एक लड़की दूसरे कमरे में भागी और दरवाजे पर बेसब्री से दस्तक दी। रिया, क्या हुआ? मैं अभी भी यहाँ नहा रही हूँ। एक लड़की अपने बालों को सुखाते हुए कमरे से अपना सिर बाहर निकाली। इतनी जल्दी क्या है? दोनों लड़कियां इस सीजन के फ्यूचर स्टार में प्रतियोगी थीं, जो एक ही प्रतिभा एजेंसी से आई थीं, और 2.5 साल के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने आखिरकार फ्यूचर स्टार के मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि प्रतिभा से भरे मंच पर उनके प्रदर्शन भीड़ में फीके पड़ गए और वे कई दर्शकों के लिए अच्छी तरह से ज्ञात नहीं थे। उनके मूल्यांकन ने उन्हें 100 प्रतियोगियों के बीच मध्य स्तरीय में रखा, मुश्किल से उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन दौर में आगे बढ़ाया। वंशिका, क्या तुमने समर्थन रैंकिंग देखी? रिया ने पूछा। क्या देखना है? क्या तुम हमारे स्तर के बारे में स्पष्ट नहीं हो? सार्वजनिक प्रदर्शन तक आगे बढ़ना ही काफ़ी अच्छा था, और चूंकि सार्वजनिक प्रदर्शन में किसी को भी बाहर नहीं किया जाता है, हम जो भी रैंक तक पहुंचते हैं वह ठीक है, जब तक हम अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं। वंशिका के नाम से जानी जाने वाली लड़की इसके बारे में काफ़ी दार्शनिक थी। वास्तव में उसके नहाने से पहले उसने नवघोषित सार्वजनिक प्रदर्शन रैंकिंग देखी थी। 60 में से वह 130,000 से अधिक वोटों के साथ 47वें स्थान पर थी, जबकि उसकी दोस्त रिया 140,000 से अधिक वोटों के साथ 45वें स्थान पर थी। यदि उन्होंने आगामी प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण सफलता नहीं हासिल की तो उन्हें अगले उन्मूलन प्रदर्शन में बाहर कर दिया जाएगा। वे सीमित संसाधनों वाली एक साधारण प्रतिभा एजेंसी से थीं। उन्हें मिले 1 लाख से अधिक वोट बड़ी संख्या में प्रशंसकों को जुटाने का परिणाम थे। कंपनी के पास 2 कलाकारों का समर्थन करने के लिए अधिशेष धन नहीं था, जो अभी भी अनिश्चितताओं से भरे हुए थे। इसे अब फिर से देखो। क्या फ़ायदा? अगर मैं फिर से देखती हूँ तो अधिक से अधिक हमें और 10 या 20 हज़ार वोट मिलेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा? क्या तुम बस फिर से देखोगी? वंशिका ने संदेह से अपना फ़ोन खोला और वोटिंग सूची पर क्लिक किया। उसके नाम के बगल में संख्या ने उसकी पुतलियों को कई गुना बढ़ा दिया। 1.27 मिलियन वोट। ये सिर्फ वह नहीं थी, रिया की वोट संख्या भी 1.3 मिलियन तक बढ़ गई थी। उनकी रैंकिंग अचानक शीर्ष 10 में पहुंच गई थी। क्या चल रहा है? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखें आश्चर्य और भ्रम से भरी थीं। मुझे भी नहीं पता, मैंने अभी अभी खाना खाया था और जब मैंने रैंकिंग खोली तो यह इसमें बदल गया था। मैं कंपनी को एक फ़ोन करूंगी। तारांकन वंशिका तारांकन अपनी स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट थी। उसने अभी अभी प्रशिक्षु कार्यक्रम पूरा किया था और मुश्किल से कोई प्रशंसक था, अकेले अमीर लोग जो उसके लिए वोट करने के लिए पैसे खर्च करेंगे। वोटों में यह वृद्धि निश्चित रूप से कंपनी का काम होना चाहिए। अध्यक्ष तारांकन श्रीवास्तव तारांकन, ये तारांकन वंशिका तारांकन है। मैं पूछना चाहती थी कि क्या कंपनी ने हमारे लिए वोट खरीदने के लिए पैसे खर्च किए हैं? तारांकन वंशिका तारांकन, क्या तुम अभी तक जागी नहीं हो? क्या तुमने देखा है कि तुमने मंच पर किस तरह का प्रदर्शन किया है? दूसरों ने उन गीतों को चुना जो कान से अच्छी तरह से ज्ञात हैं, और तुमने क्या चुना? तारांकन डिजिमॉन तारांकन का थीम सॉन्ग। क्या तुमने सोचा था कि तुम बच्चों के लिए गा रही थी? अपनी खुद की वोट संख्या देखो। तुम्हें अभी भी लगता है कि कंपनी तुम्हारे लिए वोटों पर पैसे खर्च करेगी? लाइन के दूसरे छोर पर आवाज़ अचानक बंद हो गई। तारांकन वंशिका तारांकन की कंपनी के बॉस ने अभी अभी लीडरबोर्ड पर 2 चौंकाने वाली वोट संख्याएं देखी थीं। तारांकन वंशिका तारांकन का बटरफ्लाई 5वें स्थान पर था, जबकि तारांकन रिया तारांकन का डाविन का गायन 7वें स्थान पर था। रैंकिंग में इस अचानक वृद्धि ने उन दोनों को कुछ ही घंटों के भीतर गर्म विषय बना दिया, जिससे उनकी लोकप्रियता आसमान छू गई। हा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। अब से प्रतियोगिता में अपना दिल और आत्मा लगाओ। मैं तुम दोनों के लिए गति बनाने के लिए पूरी कंपनी के संसाधनों का उपयोग करूंगा। उनकी रैंकिंग देखकर बॉस का रवैया पूरी तरह से बदल गया। ये 2 नए कलाकार थे जो क्षमता से भरे हुए थे। अगर वे वास्तव में डेब्यू कर सकते थे तो वे निस्संदेह कंपनी की नकदी गाय बन जाएंगे। फ़ोन रखने के बाद तारांकन वंशिका तारांकन और तारांकन रिया तारांकन ने एक दूसरे की ओर देखा। बॉस की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट था कि उनके वोट कंपनी के हस्तक्षेप का परिणाम नहीं थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके अनुयायियों के बीच कुछ सुपर अमीर प्रशंसक थे? यह विचार कि उनकी प्रतिभा ने दर्शकों को आकर्षित किया। क्या मजाक है? वे अपनी क्षमताओं के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। कलाकारों के रूप में वे वोट हेरफेर के अभ्यास से बहुत परिचित थे। यदि वे वास्तव में वास्तविक वोट थे तो उनके 2 मिलियन से अधिक वोटों के पीछे का वित्तीय निवेश निश्चित रूप से 10 मिलियन से अधिक होगा।
उन्हें विश्वास नहीं था कि उनका वर्तमान व्यावसायिक मूल्य उस स्तर तक पहुंच सकता है। वह कौन हो सकता है? तारांकन वंशिका तारांकन गहरी सोच में पड़ गई। तारांकन रिया तारांकन, क्या तुम्हारे पास कोई अमीर आदमी है जो तुम्हारा समर्थन कर रहा है? हा, अगर मेरे पास एक अमीर आदमी होता भी तो वह केवल मेरे लिए वोट करेगा, तुम्हारे लिए नहीं, है ना? शायद तुम्हारे कुछ अमीर रिश्तेदार हैं। तारांकन वंशिका तारांकन ने कहा, अरे आओ, मेरे पिताजी सिर्फ एक छोटे से द्वीप से एक मछुआरे हैं, मेरे लगभग सभी रिश्तेदार मछली पकड़ने का काम करते हैं। मुझे एक अमीर रिश्तेदार कहाँ से मिलेगा? तारांकन रिया तारांकन ने जवाब दिया, लेकिन उस बात को छोड़ो, मेरा एक बहुत अमीर मिडिल स्कूल का सहपाठी है। ओह, कौन? तारांकन अर्जुन चौहान तारांकन। तारांकन अर्जुन चौहान तारांकन, दुनिया के सबसे अमीर तारांकन अर्जुन चौहान तारांकन। तारांकन वंशिका तारांकन ने अपनी आवाज़ उठाई, क्या ये सिर्फ बहुत अमीर है? क्या वह व्यवहारिक रूप से अजेय धन नहीं है? लेकिन हम लंबे समय से संपर्क में नहीं रहे हैं, तारांकन रिया तारांकन ने कहा। आधे महीने पहले उन्होंने किसी को मुझे ये बताने के लिए भेजा कि वह तारांकन काइबोंग तारांकन की यात्रा करने के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन कर रहे थे, लेकिन मुझे मना करना पड़ा क्योंकि मैं इस कार्यक्रम में भाग ले रही थी। उसके बाद से हम संपर्क में नहीं रहे हैं। क्या वह तुम्हारे लिए वोट कर रहा है? तारांकन वंशिका तारांकन ने अनुमान लगाया, लेकिन उनके साथ मेरा रिश्ता इतना अच्छा नहीं था, मैं उन्हें पीटा करती थी। तारांकन रिया तारांकन हंसी, इसके अलावा अगर वह मेरे लिए वोट कर रहे थे तो तुम्हारे वोटों का क्या? क्या तुम्हारे पास भी ऐसा कोई अमीर दोस्त है? रुको, देखो, दूसरों की वोटों की संख्या भी बढ़ रही है। तारांकन वंशिका तारांकन वोटों की संख्या पर बारीकी से नज़र रख रही थी। उसने अभी अभी पेज को रिफ्रेश किया था और कई प्रतियोगियों की रैंकिंग में काफ़ी वृद्धि हुई थी, जिसमें कम से कम 7 या 8 लाख वोटों की वृद्धि हुई थी। तारांकन लावण्या तारांकन पहले स्थान पर चली गई। तारांकन रिया तारांकन, तुम अब दूसरे स्थान पर हो, मैं 5वें स्थान पर हूँ। क्या? तारांकन ऋषिका तारांकन का क्या? क्या वह दूसरे स्थान पर नहीं थी? दूसरों के वोट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, वह शीर्ष 10 से नीचे गिर गई है। ये कैसे हुआ कि रैंकिंग अचानक इतनी अराजक हो गई? क्या कोई पर्दे के पीछे से चीज़ों में हेरफेर कर रहा है? मैं अब इसे देखती हूँ, कोई तारांकन ऋषिका तारांकन को निशाना बना रहा है। तारांकन रिया तारांकन अपनी तेज अंतर्ज्ञान के साथ जल्दी से स्थिति को समझ गई। उसने किसे नाराज किया होगा? सभी प्रतियोगियों ने अपनी रैंकिंग में एक पागल वृद्धि देखी, सिवाय ऋषिका के जिनके वोट अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अगर यह उसे निशाना नहीं बना रहा था तो ये किसे निशाना बना रहा था? ये बहुत संभावना थी क्योंकि ऋषिका ने किसी को नाराज कर दिया था और वह व्यक्ति चाहता था कि वह सबसे नीचे गिर जाए। इसलिए उन्होंने अन्य प्रतियोगियों के लिए पागलपन से वोट डाले, लेकिन उसकी वोट संख्या 1 मिलियन से अधिक थी। ऋषिका को आखिरी स्थान पर धकेलने का मतलब था कि इस व्यक्ति को अन्य 59 प्रतियोगियों में से प्रत्येक के लिए 1 मिलियन से अधिक वोट लाने थे। भले ही यह एक व्यक्ति के लिए सिर्फ कुछ मिलियन हो, उन सभी लोगों को जोड़ने पर भी अरबों की राशि होगी। ये सिर्फ एक साधारण प्रदर्शन था जिसमें कोई उन्मूलन नहीं था, जहां आखिरी स्थान भी प्रतियोगिता में जारी रह सकता था। इस तरह की चीज़ पर अरबों खर्च करना, ये किस तरह की गहरी नफरत हो सकती है? अगली सुबह वोट रैंकिंग की निगरानी करने वाले प्रशंसक सभी दंग रह गए। लावण्या 2.89 मिलियन वोटों के साथ सबसे आगे थी, जबकि रिया, जो सिर्फ औसत थी, चौंकाने वाले रूप से दूसरे स्थान पर चली गई। और ऋषिका, जो मूल रूप से बहुत लोकप्रिय थी और बहुत ध्यान आकर्षित कर रही थी, उसके वोट नाटकीय रूप से सबसे आखिरी स्थान पर गिर गए। हालांकि उसके पास अभी भी 1.92 मिलियन वोट थे, उसके ऊपर वाले के पास 2 मिलियन से अधिक वोट थे। कोई ऋषिका को दबाने के लिए वोट खरीद रहा है। किसी ने सीधे तौर पर इस बात को बताया। क्या कोई पागल हो गया है? इसमें कितना पैसा लगेगा? मुझे याद है कि कल रात, ठीक शुरुआत में, आखिरी से दूसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति सिर्फ 20,000 से अधिक वोटों के साथ सबसे नीचे था। इस भगवान ने उसे 2 मिलियन से अधिक वोट दिए हैं। दोस्तों, मैं इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हूँ। 2 मिलियन वोट मैन्युअल रूप से जोड़ने में कम से कम 7 से 8 मिलियन की लागत आएगी। 7 से 8 मिलियन, ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है। उसने दर्जनों लोगों के लिए वोट दिया, क्या उसमें कई अरबों का खर्च नहीं आएगा? धत्तेरे की, क्या इस व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि उन्हें पता नहीं कि इसे कहाँ खर्च करना है? ये व्यक्ति ऋषिका को क्यों दबाना चाहता है? क्या वे ऋषभ परिवार को उकसाने की हिम्मत भी करते हैं? इस डेटा को देखो। कल प्रदर्शन खत्म होने के ठीक बाद कुछ घंटों में लावण्या आगे चल रही थी, लेकिन फिर ऋषिका के वोट अचानक असामान्य रूप से बढ़ने लगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऋषिका वोट खरीद रही है? हे भगवान, यहाँ विश्लेषक को देखो। ऋषिका ने शीर्ष स्थान पर पहुंचने के लिए वोट खरीदे और कोई परेशान हो गया। वह कौन हो सकता है? क्या वह लावण्या हो सकती है? क्या वह एक शराबी और जुआरी पिता के साथ एक नौसिखिया नहीं है?
किसी भी एजेंसी में साइन नहीं किया गया है। इस प्रतियोगिता से पहले एक भी प्रशंसक नहीं था, उसके लिए वोट कौन खरीदेगा? शायद उसका भी कोई अमीर समर्थक है ना? एक साधारण शोकेस में अरबों फेंकना सिर्फ एक अमीर समर्थक नहीं है, ये व्यावहारिक रूप से धन का देवता है। हाँ, बस देखो, ऋषभ परिवार इसे जाने नहीं देगा, जल्द ही कुछ रोमांचक होने वाला है। ... भाई, ये कैसे हुआ? मेरे वोटों को आखिरी स्थान पर धकेल दिया गया है। ऋषिका, ये देखकर कि उसकी वोट संख्या सबसे नीचे थी, इतनी उग्र थी कि उसने कुछ चीजें तोड़ दी और तुरंत अपने भाई ऋषभ को बताया। चिंता मत करो, ऋषभ परिवार के रूप में हमने उन लोगों के साथ निपटा है जो उनकी क्षमताओं से कहीं अधिक थे, ऋषभ ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। ऋषभ परिवार साधारण था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे एक अपमान को पचा लेंगे। इसके विपरीत ऋषभ परिवार को चेहरे की बहुत परवाह थी। ऋषभ ने सार्वजनिक रूप से ऋषिका को एक प्रत्यक्ष वंशज घोषित किया था, फिर भी किसी ने उसे निशाना बनाने की हिम्मत की। ये ऋषभ परिवार के लिए एक नग्न उकसावा था। इस मामले को मुझ पर छोड़ दो, ऋषभ ने अंधेरे में कहा, लेकिन फिर वह मुस्कुराया। ऋषिका को आखिरी स्थान पर धकेलना चाहते हैं? आप 30 गुना कीमत चुकाएंगे? मैं देखना चाहूंगा कि आपके पास हमारे ऋषभ परिवार के खिलाफ लड़ने के लिए कितना पैसा है। ऋषिका के लिए अतिरिक्त 2 मिलियन वोट खरीदो। ऋषभ आसानी से 10 अरब भारतीय रुपये से अधिक की व्यक्तिगत संपत्ति जुटा सकते थे और 2 मिलियन वोटों की लागत 10 मिलियन भारतीय रुपये से कम थी। यदि दूसरी पार्टी ने प्रतिस्पर्धा करना जारी रखा तो उन्हें 30 गुना कीमत चुकानी होगी। निश्चित रूप से, जैसा कि सभी ने अनुमान लगाया था, सुबह तक ऋषिका के वोट अचानक फिर से बढ़ गए। बस कुछ ही मिनटों में उसकी संख्या 2 मिलियन की बाधा को तोड़ दिया और फिर ये 2.50 मिलियन, 3 मिलियन से ऊपर चढ़ गया और अंत में 4 मिलियन के करीब रुक गया। उसकी रैंकिंग एक बार फिर पहले स्थान पर चढ़ गई। ये शुरू हो रहा है। नाटक से कभी नहीं शर्माने वाले हर कोई लीडरबोर्ड पर तय हो गया था। अचानक भविष्य का ये बच्चा पूरे इंटरनेट का मुख्य आकर्षण बन गया। ऐसी घटनाएं वास्तव में दुर्लभ थीं। हाँ, मैंने अभी शिक्षक वंश का वीडियो देखा और निश्चित रूप से वह फिर से एक नया गीत जारी करने वाले हैं। हाँ, कितना अद्भुत! जब भी शिक्षक वंश एक नया गीत जारी करते हैं, दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या आपको लगता है कि यह टाइकून हर किसी के लिए वोट खरीदना जारी रखेगा? तस्क, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 मिलियन से अधिक वोट हैं। ये कम से कम 4 या 5 अरब है। क्या ये लड़का पागल हो गया है? दूसरों को केवल एक व्यक्ति के लिए वोट खरीदने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे 59 लोगों के लिए खरीदना पड़ता है। बहुत सारे पैसे के साथ भी यह अस्थिर है। ही बस कुछ अरब, अर्जुन चौहान ने भावहीनता से कहा, क्योंकि उन्होंने वोट रैंकिंग को देखा। आदित्य, मुझसे अब और मत पूछो। जैसे ही ऋषिका के वोट ऊपर जाते हैं, तुरंत बाकी सभी के लिए वोट खरीदो और बस वर्तमान रैंकिंग बनाए रखो। हाँ, श्रीमान अर्जुन चौहान। वैसे ये ऋषभ परिवार क्या है? अर्जुन चौहान ने जारी रखा। बस पर्याप्त संपत्ति वाला एक प्रमुख भारतीय परिवार, लगभग 50 खरब भारतीय मुद्रा। कई परिवार के सदस्य लोंगक्सिया में उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। क्या तुम्हें ड्रैगन किंग याद है? ओह, हमारे खेत में कृत्रिम बारिश का प्रभारी। हाँ, वह भी ऋषभ परिवार से है। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, उन्होंने तुम्हारे पिता को नाराज कर दिया। वे बहुत उच्च प्रोफाइल और सक्रिय हुआ करते थे, लेकिन तुम्हारे पिता द्वारा उन्हें एक हल्की चेतावनी देने के बाद वे बहुत अधिक शांत हो गए। तो यह वह दुर्भाग्यपूर्ण परिवार है। अर्जुन चौहान हंसे। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। जाओ इसे संभालो। ... सुबह 10 बजे, जैसे ही सभी नेटिजन्स इंतजार करते करते सुस्त हो गए, वोट रैंकिंग फिर से हिलने लगी। ये शुरू हो रहा है। हर किसी के वोट बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से केवल ऋषिका के नहीं। लावण्या पहले स्थान पर वापस आ गई है, 5 मिलियन वोट। ऋषिका तीसरे स्थान पर गिर गई है, 5वें स्थान पर गिर गई, अब 10वें स्थान पर... 2 घंटे बाद ऋषिका की रैंकिंग एक बार फिर सबसे निचले स्थान पर गिर गई थी। भयानक, बिल्कुल भयानक। इन 2 दौर के मतदान में मिलकर लगभग 10 अरब की लागत आई होगी, है ना? यह आदमी कौन है? 10 अरब? क्या वह इसके बजाय एक निजी जेट, एक नौक और एक बगीचे के साथ एक बड़ा विला पर खर्च नहीं कर सकता था? अमीरों की दुनिया वास्तव में हमारी समझ से परे है। सिर्फ गर्व के लिए कितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए। ... मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक साथ रह सकते हो। ऋषभ ने भव्यता से अपना हाथ हिलाया। अभी ऋषिका को 10 मिलियन वोट दो। ऋषिका के वोट फिर से बढ़ रहे हैं, इस बार 10 मिलियन वोटों तक, और किसी ने पर्दे के पीछे से सीधे उसे 6 मिलियन से अधिक वोट दिए हैं। मम्मा मिया, ये फिर से शुरू हो रहा है। उस बड़े बॉस ने फिर से वोट देना शुरू कर दिया है। वह पूरी तरह से जा रहा है। 59 लोग, प्रत्येक को 6 मिलियन वोट मिल रहे हैं। ये लगभग 20 अरब भारतीय मुद्रा है। बूहू, मैं रो रहा हूँ।
10 मिलियन वोट, सामान्य परिस्थितियों में वह केवल एक शो के अंतिम प्रदर्शन के दौरान दिखाई देगा। ये सिर्फ पहला प्रदर्शन है और हवा पहले से ही इस तरह के तनाव से भरी हुई है। दर्शकों दंग रह गए। ये सिर्फ जिद्दी होने के बारे में नहीं था, ये व्यवहारिक रूप से देवताओं की लड़ाई थी।